अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक महकी और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स हर दिन की तरह ये खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं, आप लोगों के घर वाले ठीक हैं, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं। काइंडनेस आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है और एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद हम लोग इतना नहीं करते हैं। हम लोग नहीं सोचते हैं कि हम क्या कह रहे हैं उसका किसी और पे क्या असर होगा, लेकिन आपका एक छोटा सा जुमला, आपकी एक छोटी सी बात किसी और का दिन अच्छा कर सकती है, किसी और का मुश्किलात में मददगार साबित हो सकती है, उनका दिल हल्का हो सकता है। तो जी हमेशा याद रखें, काइंड होने की कोशिश करें और कोशिश करें कि अपना तो ख्याल रख रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए भी काइंड अल्फाज का इस्तेमाल करें। किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर लाजमी तौर पर मदद करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और आज वेदर क्या रहेगा, वेदर के हवाले से तो लाजमी हमारी ऑडियंस को बताना होगा कि दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो गर्मी की तरफ जाती चल जा रही है और अब आने वाले दिनों में मेरा ख्याल जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है लू भी चलना शुरू हो जाएगी। तो फातिमा, वेदर की सिचुएशन क्या रहेगी ओवरऑल 24 घंटे में? इसमें आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, लेकिन चले मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आज की वेदर अपडेट के हवाले से ज़्यादा टेम्परेचर 45 डिग्रीज रहने वाला है और कम से कम 26 डिग्रीज रहने वाला है। गर्मियों के लिहाज से देखें तो 45 काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी भी इससे भी ज़्यादा ऑफ कोर्स आने वाले महीनों में इससे भी ज़्यादा हमें टेम्परेचर देखने को मिलेगा। उस हवाले से सोचें तो थोड़ा कम है, तो मेरे ख्याल है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो इसलिए फिर हम इस चीज़ को ज़्यादा हावी नहीं करेंगे कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर का, हाइड्रेटेड रहे और सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो स्किन है वो खूबसूरत रहे, ग्लोइंग रहे। और बिल्कुल जैसे आने वाले दिनों के अंदर फातिमा लू चलेगी तो हम लाजमी तौर पर यह कहेंगे कि खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार जो सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ मुलाजमत पेशा अफराद सफ़र करते हैं या नेक्स्ट जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि वाइट कलर का कपड़ा जो है वो मुंह पे लपेटें या फिर हेलमेट का इस्तेमाल करें और जितना हो सके धूप से बचें, क्योंकि सन स्ट्रोक जो है वो बहुत आम होता दिन ब दिन चला जा रहा है। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए वाटर इनटेक को बढ़ाएं, स्कंजबीन बनाएं घर के अंदर, लेमनेट बनाएं ताकि आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सीफाई भी हो और इसके साथ साथ वाटर रिटेंशन भी बॉडी के अंदर हो और आपकी बॉडी के अंदर पानी होने की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हल हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोजाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को जाया मत करें। 30 सेकंड की वीडियो बनाएं उसकी और व्हाट्सएप करें हमारे उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम आपका टैलेंट ऑन स्क्रीन दिखाएंगे। आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, स्केचिंग का टैलेंट है, कोई भी टैलेंट जो आपके अंदर मौजूद है उसकी वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें। यही नहीं बल्कि आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस को भी हम सेलिब्रेट करेंगे अपने स्टूडियो से। तो आपके कोई भी बर्थडे है उसकी सेलिब्रेशन की 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपकी खुशियों से अपने स्टूडियो से शामिल होंगे। तो जनाब आज हमें एक बर्थडे वीडियो भी आई है। बादशाह खान है जिनकी आज सालगिरह है, उन्होंने अपनी वीडियो हमारे साथ शेयर की है। आइए आपको दिखा दें। तो जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बादशाह खान। हमें वीडियो सेंड किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इसका और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां भर दें और हमारी तरफ से सिटी 41 की तरफ से, हमारी मॉर्निंग शो की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए ढेरों दुआएं जो है हम आपकी तरफ भेजते हैं। एंड ऑफ कोर्स हनान, आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि हमेशा कोई भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टोरी हो उसको हम अपने शो में सबसे पहले जो है ऐड करें। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें उससे पहले हम हमेशा एक न्यूज़ स्टोरी ज़रूर ऐड करते हैं जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी हो और आप लोगों से रेलेवेंट भी हो। ऑफ कोर्स रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो जी NCOC की जो मीटिंग हुई कल, उसके अंदर फैसला किया गया है कि अब 19+ लोगों के लिए, जितने भी लोग 19 साल से ऊपर के हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए खोल दी गई है। बहुत ही अहम खबर है उन सब लोगों के लिए जो कि 19 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहले हम एज वाइज चल रहे थे। सबसे पहले 60+ के लिए खोला गया था, उसके बाद 30+ के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी, जिसके बाद ईद से फौरन पहले इतना रश जमा हो गया था कि इवन 5 दिन पहले रोकना पड़ गया था वैक्सीनेशन को। और अब दोबारा से ये फैसला लिया गया है कि 19 साल से जितने भी बड़े लोग हैं वो अब रजिस्टर कर सकते हैं और ऑफिशियली गवर्नमेंट के रास्तों के थ्रू अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि अब तो ट्रैवल के लिए भी वैक्सीनेशन ज़रूरी होगी, स्कूलों के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, नॉर्मली हर किसी के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से बहुत
अच्छा फैसला लिया गया है, क्योंकि लोग पहले 2 नंबर वैक्सीनेशन जो थे वो करवा रहे थे, क्योंकि उनको ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं मिल रही थी, वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो फायदा उठा रहे थे इस सिचुएशन का, और ऐसे लोग जो कि वैक्सीन लगवाना चाहते थे उनको नकली वैक्सीन लगवाई जा रही थी। लेकिन अब ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से ये वैक्सीन जो है फ्री तौर पे, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी के लिए 19+ सब लोगों के लिए ओपन हो चुकी है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और ये बहुत बड़ा टास्क होगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जैसे ही 19 ईयर से बड़ों के लिए ऐलान किया गया है कि वो वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करवा के लगवा सकते हैं उसे, तो एक बर्डन होगा, एक बोझ होगा, एक जम्मे गफीर होगा आवाम का जो कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचेगा। क्योंकि पहले तो ये मिथ भी पाई जा रही थी कि बहुत सारे लोग डरते थे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों के हवाले से कि कोविड की वैक्सीन लगवाने से कोरोना वायरस का शिकार हो जाता है या कुछ ऐसी बातें। लेकिन जैसे जैसे कोविड की वैक्सीनेशन हमारे आम शहरियों को हो रही है, लोगों का एतमाद जो है इस वैक्सीन के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, और अब 19 ईयर से ऊपर जितने भी लोग हैं वो रजिस्टर करवा पाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अब नौजवान तबका भी इस तरफ मूव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टास्क होगा इंतजामिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि वैक्सीन सेंटर्स कितने बनाए गए हैं, उन पे आने वाला जो बर्डन होगा, जो बोझ होगा, वो किस तरह से संभाला जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पे ऐसी डोजेज भी लगाई जा रही हैं जिनकी 2 डोज लगनी है, 1 डोज लगने के बाद दूसरी डोज, और ये इश्यूज भी देखने को सामने आ रहे हैं कि पहली डोज तो लगवा ली जाती है, जब दूसरी डोज का वक्त आता है तो उसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से उन्हें आगे टाइम दे दिया जाता है। उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, इस हवाले से भी लाजमी तौर पे गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसियां जो है वो बनानी चाहिए। तो मैस प्रोडक्शन और इंपोर्ट वैक्सीन की पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ा टास्क होगा गवर्नमेंट के लिए। अब देखना यह है कि अपनी किस तरह की पॉलिसियां बनाते हैं, क्या कैपेबिलिटीज को यूज करते हैं, कौन से एक्सपर्ट्स उनके पास होंगे जिनको यूज करते हुए, उनको थिंक टैंक बनाते हुए इन मामलात को हल किया जाएगा। तो ये तो थे कोरोना के मामलात, लेकिन आगे बढ़ते हैं। हमारे शहर की जो क्राइम की सूरत हाल है उसके ऊपर भी लाजमी तौर पर गुफ्तगू करना चाहूंगा, क्योंकि पोस्ट कोविड सिचुएशन के हवाले से बात की जाए, बेरोजगारी बढ़ी है, और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से क्राइम रेशो भी दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चोरी चकारियों के वारदातें बढ़ी हैं, डकैतियों की वारदातें बनी हैं, इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। और दूसरी जानब मैं पुलिस की नफरी के हवाले से भी लाजमी तौर पर यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहूंगा कि जितनी आबादी है हमारे शहर की, उतनी पुलिस की नफरी क्या मौजूद है जो कि इस आबादी में क्राइम रेशो को कंट्रोल कर सके। और हनान, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, और आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि पुलिस की तरफ से किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है। आई जस्ट वांट टू से कि इवन मेरी अपने घर के पास एक कॉलोनी के अंदर ही एक वारदात जो है वो पेश आई है, जिसके बाद अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पुलिस की तरफ से। यहाँ तक कि घर के अंदर से जो चोरी हुई है, बाहर तो ऑब्वियसली होती रहती हैं, लेकिन ये बात मुझे बहुत अजीब लगी कि किसी ने ना सिर्फ कॉलोनी के अंदर वो आ सके, उसके बाद घर के अंदर भी चले गए, वहां से उन्होंने चोरी की, और उसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई अहम कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। फातिमा, यहाँ पे सीसीटीवीज होने के बावजूद भी चोर नहीं पकड़े जाते, फेसेस क्लियर होते हैं, पता होता है किसने चोरी की, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं पकड़े जाते। आखिरकार ये सारे मामला पेश क्यों आते हैं? इस मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर तैयब मकबूल मौजूद होंगे। वेलकम करते हैं तैयब आपको शो के अंदर। तैयब, आपके पास तो स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं कि कितनी रोजाना की बुनियाद पर वारदातें हुई, अगर मंथली देखा जाए तो कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने पुलिस मुकाबले हुए, कहां कहां पे पुलिस नाकाम रही, कहां पे कामयाब रही। जरा ओवरऑल स्केच पिछले 2 महीनों का निकालें ना, रमजान से पहले और रमजान के बाद का। शुक्रिया अनान। सबसे पहले आपको ये बता दूं, अभी आपने और फातिमा ने बात की, डकैती हुई, सीसीटीवी फुटेज मौजूद होती है, चेहरे नज़र आते हैं। यहाँ पे ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर आपके प्रोग्राम की वजह से अगर आला हुकाम इसको देखें, एक चेहरा नज़र आता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। अब सबको नहीं पता हनान कौन है या तैयब कौन है। उसका तरीकाकार ये है कि उसकी एक एनराज पिक्चर लेने के बाद नादरा को सेंड कर दी जाती है पुलिस की तरफ से कि अपने डाटे में इसको मैच करें, उसका आईडी कार्ड अल्टीमेटली बना होगा, ये शख्स कौन है। और अब फैसलाबाद में सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जो नादरा में पेंडिंग चले आ रहे हैं, वो नादरा उनको रिस्पॉन्स नहीं करता। अगर नादरा के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाई जाए, हुकूमती सतह पर उनको ये अहकाम दिए जाएं कि जैसे ही पुलिस की जानिब से किसी की भी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई लेटर मौसूल हो तो विद इन नो टाइम, नादरा के लिए वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं समझता हूँ सेकेंड्स का काम है। तस्वीर स्कैन करने के बाद अपने सिस्टम में देनी है, वो साथ ही सिस्टम बता देगा कि ये तैयब है, ये हनान है, कौन है। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हमारी डकैती कंट्रोल नहीं हो रही। दूसरी बात आपने ये कि
क्या उसके फिगर्स क्या है, तो 4 माह में अगर हम देखें 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक, तो कैन यू बिलीव के 86 करोड़ रुपए की वारदातें ओवरऑल हो चुकी हैं फैसलाबाद शहर में सिर्फ फैसलाबाद शहर में 86 करोड़ 80 लाख यानी 87 करोड़ के लगभग वारदातें हो चुकी हैं। उसमें मोबाइल छीने गए हैं, उसमें कुछ ऐसी वारदातें भी हैं। अभी रिसेंटली रमज़ान शरीफ ईद से चंद एक दिन पहले की बात है, डी टाइम में एक वारदात हुई थी 4 करोड़ समथिंग की। एक ही घर में प्रॉपर्टी बेच के बंदे ने घर पैसे रखे थे, उसके बाद वो डकैती हो गई। बताने का मकसद यह है नान कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वारदात कंट्रोल नहीं हो पाई जा रही वो है बाइक थेफ्ट। हर 3 घंटे बाद एक मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है। ये फैसलाबाद में एवरेज है। उसमें पिन पॉइंट हैं, जो भी साइट्स हैं, जो भी स्पॉट्स हैं, उनको हॉट स्पॉट्स कहा गया है। आपके हॉस्पिटल्स की पार्किंग से बड़ी बाइक चोरी हो रही है, आपके स्टेशन की जो पार्किंग है वहाँ से बहुत चोरी हो रही है। डी ग्राउंड एक ऐसा एरिया है जहाँ से चोरी हो रही है। कचहरी बाजार ऐसा है कि वहाँ पे दिन में 5 मोटरसाइकिल सिर्फ दिन के औकात में लाजमी चोरी होती हैं। मोटरसाइकिल चोरी, जब मोटरसाइकिल, अब देखिए आपने मोटरसाइकिल ली है 80,000 90,000 की, वो चोर की 10,000 15,000 की ही बिकती है मोटरसाइकिल। और पेपर वर्क नहीं होता ऑफ कोर्स। और मोटरसाइकिल की रिकवरीज का ये आलम है कि पुलिस अपनी कोशिश करे भी, मोटरसाइकिल जब रिकवर होता है तो अल्टीमेटली उसकी हालत इस काबिल नहीं होती कि उसको उसका ऑनर या कंप्लेंट वापस ले सके। तो मोटरसाइकिल चोरी ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही। इस पे कोई स्ट्रैटेजी भी पुलिस की सामने नहीं आ रही। तो अगर कर भी ली जाती है, लेकिन इन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? अगर जिसने भी जिसने चोरी की है बेसिकली उसको पकड़ लें, अगर एक एग्जाम्पल सेट करें लोगों के लिए, लोगों को पता हो कि अगर हम ये करेंगे हमें सजा दी जाएगी, हमें कोई पेनल्टी होगी, तभी तो लोग रुकेंगे, वरना तो ऐसे कैरी ऑन होता रहेगा। इसमें ये है 2-3 चीजें हैं, बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है। सबसे पहले ये कि चोर कैप्चर भी किए जाते हैं, अपर हैंडेड करने के बाद चालान भी अदा यानी कि जेल भी भिजवाए जाते हैं। अगर एक चोर ने ये कन्फेस किया है कि मैंने पिछले 6 माह में 50 मोटरसाइकिल चोरी की हैं, उसमें ये होता है कि उन्होंने खोल के बेच दिए होते हैं, आगे से आगे चले गए होते हैं, इवन दूसरे सूबों में चले गए होते हैं बाइक्स, तो वो एक तो रिकवरी पूरी हो नहीं पाती। सेकंड ये बड़ा अलमी है कि अगर मेरी बाइक चोरी हुई है, मैंने कंप्लेंट कर दी है, मेरी FIR रजिस्टर्ड हो गई है, मेरा अक्यूज अरेस्ट भी हो गया है, जब केस कोर्ट में जाता है मैं परसू ही नहीं करता। इतना टाइम नहीं लोगों के पास कि वो कोर्ट में परसू करें। होता फिर क्या है, किसी चोर पे 50 मुकदमा दर्ज हो, वो कन्फेस्ड मुलजम हो, रिकवरी भी हो चुकी हो, तब भी विद इन मंथ्स 2-3 मंथ्स वो बेल आउट हो जाता है। क्यों? कंप्लेनेंट उसकी पैरवी ही नहीं करता, वकला को फीस देनी पड़ती है, बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है। और आपको पता है कि कोर्ट पे भी जितना बर्डन है, जितनी पेंडेंसी चली आ रही है, जजेस कम है, स्टाफ कम है, तो वो स्पीडी ट्रायल नहीं कर सकते। तो फिर बार बार जब चक्कर लगते हैं कंप्लेनेंट के, उसकी कोशिश होती है कि मेरी बाइक मिल गई है, अब वो सारे बेल आउट हो जाते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो लोग डकैती करते हैं, जो लोग ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, और जो लोग ये बाइक चोरी करते हैं, ये जितनी बार मर्जी जेल से होकर आ जाएं, ये दोबारा यही काम करेंगे। एडिक्ट लोग हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। अब तो ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है कि गुजरावाला, ये मैं लेट्स गो एक फॉर एग्जांपल नाम ले रहा हूँ, मुख्तलिफ शहरों के लोग हमारे यहाँ आते हैं फैक्ट्रियों में नौकरी करने के लिए, वहाँ पे उनका गैंग बनता है, वो शाम को निकलते हैं, 2-3 डकैतीज़ करते हैं, वापस 4-6 माह वो काम करते हैं फैक्ट्री में, वहाँ से काम छोड़ के शुरू पूरे फैक्ट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे 4-6 माह डकैती चोरी करते हैं, वहाँ से निकल के लाहौर चले जाते हैं, वहाँ से गुजरावाला चले जाते हैं। अब ये बड़ा ट्रेंड बन गया। अच्छा, यहाँ पे CCTV के हवाले से जब गुफ्तगू हो रही थी तो आपका कहना था कि नादरा की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता, तो क्या इनके लिए कोई क्राइम सेल नहीं बनाया जाता? नादरा के अंदर भी अगर क्राइम सेल बना दिया जाए जिसकी कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट CPO RPO के साथ हो या उनके ऑफिस के साथ हो, जो भी डाटा आता है फौरन कंपाइल करके उन्हें वापस भेजें। फनान, एक ना कुछ चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, उसकी वो SOP में ही होती हैं कि जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करनी ही करनी है। लेट्स सपोज फेस्को की बिजली चोरी हो रही है, उन्होंने जब रिपोर्ट करनी है, पुलिस ने FIR दर्ज करनी ही करनी है। गैस चोरी हो रही है, किसी का गैस का मीटर चोरी हो गया, पानी चोरी हो गया, महकमा नहार कंप्लेंट करेगा, वो FIR दर्ज होगी ही होगी। इसी तरह ये कोऑर्डिनेशन चलता आ रहा है, चलता रहेगा। ये SOP ही है, समझ लें कि अगर नादरा को कोई चीज़ भिजवाई जाती है तो वो बाउंड है कि फौरी तौर पर उसके आइडेंटिफिकेशन करने के बाद भिजवाए। अब दूसरी बात, एक अभी नादरा से कोई मुझे बात माइंड में आई है, एक हमारी है पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी,
वो इतनी ऑथेंटिक है, वो पिछली हुकूमत ने वो बनाई थी कि पूरी दुनिया में उसकी रिपोर्ट मानी जाती है। किसी किस्म का फिंगरप्रिंट्स चेक करवाने हो, आपने सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवानी हो, डीएनए करवाना हो, बड़ी ऑथेंटिक है। लेकिन एक ही लेबॉर्ट्री है, एक ही एजेंसी है, उसका हेड ऑफिस लाहौर में ही है और सारा बर्डन पूरे पंजाब का बर्डन उस पे है। अगर उस पे भी उसकी 2-3 फ्रेंचाइज बना दी जाएं, अब फैसलाबाद में उनके जो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं मौके से, क्राइम सीन से, वो कलेक्शन के लिए तो यहाँ पे सेंटर बन चुका है, फ्रेंचाइज बन चुकी है उनकी पीएफएसए की, लेकिन अल्टीमेटली टेस्ट वगैरह सब रिपोर्ट जो है वो वहाँ से यहाँ पे मैं आप पूछना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चल रही है, ठीक है हमारे पास मैन पावर नहीं है, मैं समझ सकती हूँ रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास फंड्स की कमी है बेसिकली, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को परस्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए, एक ऐसी एप्लीकेशन बना ली जाए जैसे नादरा के लिए जो फेस रिकग्निशन कर सकती हो, तो जिस काम को प्रॉबेबली उनको घंटे लगेंगे, जहाँ पे वो क्रिमिनल को स्पॉट करेंगे जी कि ये वही बंदा है जो कि सीसीटीवी फुटेज में है, वहीं फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल किया जाए, जो काम घंटे लगेंगे उसको 10 मिनट 15 मिनट में किया जाए, ताकि आपकी रिसोर्सेज भी सेव हो रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमें फंड्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम अब ये एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे हर चीज़ परफेक्ट होगी, वो तो नहीं हो सकती, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि कोशिश करें ताकि लोगों की, आम लोगों की स्पेशली, क्योंकि एक बाइक चोरी हो रही है तो उसका असर किसी ऐसे इंसान पे नहीं हो रहा जिसके पास 5 गाड़ियां हैं, असर तो एक आम आदमी पे हो रहा है जो कि शायद डेली वेजेस पे काम कर रहा है, जिसकी वो मेन ट्रांसपोर्टेशन है, और वो एक फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। फातिमा, अगर हम बात करें फंड्स नहीं हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको प्रायोरिटीज पे रखना पड़ता है। ये लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे डायरेक्ट तो आपको आउटपुट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म्स आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। जब आपका लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन होगा, लोग सिक्योर फील करेंगे, तो बैरूनी सरमायाकारी भी आएगी, आपको एक कराची आके लोग इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। अब होता ये है कि एक मंसूबा 2016 में हमारे सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुरू किया गया था। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ तैयब मकबूल मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। तैयब, मौजूदा सूरत हाल के अंदर पिछले 4 महीनों का डाटा आपने बताया, इन 4 महीनों के अंदर चोर कितने पकड़े गए, कितनी रिकवरीज हुई और इनकाउंटर्स कितने हुए? हनान, इनकाउंटर्स अराउंड 25-30 के अराउंड इनकाउंटर्स हुए हैं। रिकवरीज की शरह अच्छी है, पुलिस की 40+ रिकवरीज हो चुकी हैं। लेकिन बात यह है हनान कि हमारी जो पुलिस की स्ट्रेंथ है वो इतनी कम है कि यही पुलिस, आग कहीं लगती है, काम फायर ब्रिगेड का, मगर पुलिस को वहाँ पर भिजवाया जाता है, और वो टेस्ट किसी और डिपार्टमेंट के खिलाफ हो रहा है, पुलिस वहाँ पर जाती है। कहीं पे छत कोलैप कर गई है, पुलिस ने वहाँ पर जाना ही जाना है। सरकारी जितने भी ऑफिसर्स हैं ग्रेड 17+ से, उनको सिक्योरिटी गनमैन पुलिस के ही जाएंगे। आपके मिनिस्टर हजरात को स्क्वाड पुलिस का ही मिलेगा। अफसरान के अपने घरों की सिक्योरिटी पे भी पुलिस ही है, उनके दफातर की सिक्योरिटी में भी पुलिस है, दफ्तरी काम करने के लिए भी पुलिस है। ओवरऑल हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 8200 के अराउंड है इस वक्त। उसमें से आप देख लें, थाना जात पे मुहर्रान भी लगे हैं, नए मुहर्र भी लगे हैं, गेट पे सेंतरी खड़ा है, हवालात के बाहर सेंतरी खड़ा है, ऊपर मोर्चे पे सेंतरी खड़ा है, सिक्योरिटी SOPs, अदालतों की सिक्योरिटी है, मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी, इन तमाम चीज़ों के बाद जो ऑपरेशनल नफरी फील्ड में हमारी काम कर रही है वो सिर्फ 2500 है। अब आप देख लें 2500 नफरी के साथ पुलिस क्या जराइम रोकेगी, क्या रिकवरीज करेगी। ये लिटरली मैं इसका विटनेस हूँ कि अगर किसी ने को गैंग पकड़ना है, उसको मुखबरी हुई है किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि फलां जगह पर वो इश्तिहारी या गैंग मौजूद है, तो उसको जाने के लिए 7 कांस्टेबल नहीं मिलते, वो मुहर्रान की मिन्नत समाजित कर रहा होता है, मुझे कहीं से 2 कांस्टेबल पैदा कर दो ताकि मैं जाके रेड करके मुलजमान को अप्रहेंड करूँ। ये हमारी इधर पोजीशन है। पुलिस अपने तय काम करने की कोशिश भी कर रही है, पुलिस का काम ही जराइम रोकना है, वो कर भी रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास वो आप समझ ले वो असला वो नहीं है। तैयब साहब, यहाँ पे थोड़ा अगर स्मार्टली खेला जाए, पिछले दिनों CPO फैसलाबाद की जानिब से गाड़ियाँ भी मुहैया की गई नहीं, अब अगर 39 या 50 जितनी भी गाड़ियाँ उन्होंने दी, उसकी मालियत को देखा जाए तो वो तकरीबन 30-40 करोड़ तो बनती होंगी।
आपका ये कहना है कि 8000 कैमरा अगर शहर में लगता है तो उसके लिए भी इतनी की रकम ही चाहिए होगी, इससे ज्यादा रकम नहीं चाहिए होगी। ये जरा मुआवजा करें कि वो कैमरे लगने से जुराइम ज्यादा कंट्रोल हो सकता है या ये गाड़ियां जो फराम की गई हैं इससे ज्यादा जुराइम कंट्रोल हो सकता है? हनान, गाड़ियां देखिए इंसान ने चलानी है, पुलिस वालों ने चलानी है। जब आप 4 जवान गाड़ी पे बैठे हैं और पोजीशन ये है उनकी कि वो पिछले 48 घंटे से गाड़ी पे बैठ के गश्त कर रहे हैं और सोए नहीं, उनकी एफिशिएंसी क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी नहीं होगी। अब आ जाए कैमराज की बात। कैमराज बजाते खुद एक बड़ा छोटा प्रोजेक्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़े से पैसों में आ जाएंगे। लेकिन जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ओवरऑल मंसूबा है, जिस तरह आप लाहौर में देखते हैं ई चालानी हो गई है, आप वायलेशन करते हैं, आपके घर पे ई टिकट पहुंच जाएगा कि जनाब ये पे करें आप। और लाहौर में बहुत सारा जराइम सेफ सिटी प्रोजेक्ट की वजह से रिड्यूस हो चुका है। फौरी तौर पर बंदा कैप्चर हो जाता है, पता लग जाता है। और वहाँ पे चूँकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक्टिव हो चुका है, नादरा की बड़ी आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, फौरी तौर पर आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। हमारे अगर ये कैमराज नहीं दे सकते, सेफ सिटी प्रोजेक्ट को नहीं पूरा कर सकते, तो एट लीस्ट हमें स्ट्रेंथ दे दी जाए कि अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, आईजी पंजाब साहब का ये आर्डर है, ये हुक्म आया था पिछले दिनों कि हर कांस्टेबल से लेके वो बड़े ऑफिसर तक वीकली ऑफ दी जाएगी। हमारे सीपीओ साहब ने ये हुक्म दिया कि वीकली आपका शेड्यूल बनाया जाए। ये 2 माह हो गए अभी तक शेड्यूल फाइनलाइज नहीं हुआ। स्ट्रेंथ है ही बहुत थोड़ी, किसको घर भेजेंगे, किससे काम लेंगे? और क्योंकि आपने मेंशन किया सेफ सिटी जो कि लाहौर में ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, फैसलाबाद में इम्प्लीमेंटेशन में क्या रुकावटें हैं, क्या हर्डल्स आ रही हैं, क्या रीजंस है? एक तो फंड्स का ऑब्वियसली रीजन है, लेकिन उसके अलावा क्या वजूहत है? अब आपने सवाल पूछ लिया, मैं बोल्डली ही जवाब दूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप बोल्डली जवाब दें, क्योंकि हम अपने ऑडियंस को सच बताना चाहते हैं। इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट है हमारे हुकूमती नुमाइंदगान का। ये एक्स हुकूमत का मंसूबा था, ये 6-7 शहरों में इकट्ठा बनना था, सरगोदा में भी बनना था, साहिवाल में, मुल्तान में, गुजरावाला में भी। फैसलाबाद में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, बिल्डिंग खड़ी हो गई। उसके बाद किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। हम देखिए हमारे 2-3 मिनिस्टर, 4 मिनिस्टर हैं शायद अनान, यहाँ पे हमारे स्टेट मिनिस्टर भी हैं, सूबाई मिनिस्टर्स भी हैं हमारे, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें। पिछले दिनों सुना था कि कमिश्नर फैसलाबाद इस पर कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत से अप्रूवल लेंगे। हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हुकूमत ये अप्रूवल दे देती है कि इसको अपनी मदद आपके तहत आप कंप्लीट कर लें, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल इजीली हो सकता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारे बड़े एक्टिव हैं, ये लोग कमिश्नर डीसी ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात। और मुखैर हजरात से भी ताबन जो है फराम हो सकता है, मतलब 1000 कैमरे का एक को कह दिया, 2000 कैमरे का एक को कह दिया, इस तरह काम पहले भी चलता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये कहा है कि अगर आप नहीं कंप्लीट कर सकते, हमारे साथ बैठ के आप मीटिंग करें, शेड्यूल को तय कर लेते हैं, हम इसको कंप्लीट करवाएं। और बहुत सारे लोग स्पेशली जो कॉलोनीज हैं इंडिपेंडेंटली, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि खुद इनपुट देना चाहेंगे, फंड्स जो हैं अगर वो जनरेट करना चाहें। आई एम प्रीटी श्योर कि इवन आम पब्लिक में से, आम पॉपुलेशन में से, आम फैसलाबादियों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपना हिस्सा जो है वो जरूर डालना चाहेंगे इस पर। हमारे जो नुमाइंदगान हैं, अवामी नुमाइंदगान, वही अब हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनको सिर्फ ट्रांसफ़र करवाने के अलावा और कोई काम नहीं है। बड़ी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सारे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मतलब आई विल प्रूव, मैं साबित भी करूँगा, ये सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही इनका काम रह गया है। पुलिस को क्या चाहिए, पुलिस की रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि अगर आप पुलिस की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो अल्टीमेटली आउटपुट पब्लिक को मिलेगा। लेकिन मुतलका मुहर्रर या फिर एएसआई अगर ट्रांसफर नहीं करते तो फिर उसका बड़ा अफसर ट्रांसफर करवा दिया जी, करवा देते हैं। फिर ऊपर जाके ये सेक्रेटरीट में शिकायत भी करते हैं कि ये हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा, हमारे प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। अगर ये ज़रा सा इंटरेस्ट लें, ये अच्छा और बात भी है ना कि ये उधर इस्लामाबाद में भी सेफ सिटी का ना मेन प्रोजेक्ट शायद है। हमारे इधर एक सीपीओ थे सुहेल हबीब ताजक साहब, वो बड़े इंटरेस्टेड थे, उनका ये आइडिया था सेफ सिटी प्रोजेक्ट का। उनकी आइडिया पर काम करते हुए लाहौर में भी बना था। सीएम जो एक्स थे उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया था इस आइडिया को। वो डीआईजी या शायद केपीके में कभी कहीं लगे हुए हैं, उनसे उनके पास ये भी फार्मूला था, आइडियाज़ थे कि इसको बहुत फंड रिड्यूस करने के बाद भी हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम शुरू किया था, एक क्राइम सीन यूनिट बनाया था उन्होंने। उससे पहले ये होता था सिंपल, पुलिस मौका पर गई है, डेड बॉडी शिफ्ट की है, ख़त्म बात।
अब उनका शुरू किया हुआ ये सिस्टम चल रहा है आज तक। अब तो वैन भी, मोबाइल क्राइम सीन किट भी मिल गई है। कहीं पे कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट कोई हुआ होता है, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट की जाती हैं, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, कोई और इस हवाले से कोई चीज़ मिलती है। अच्छा तैयब साहब, एक और चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा, क्राइम सीन के हवाले से आप बता रहे थे, एक बात मुझे सुनने को मिली, मैं आपसे श्योर करना चाह रहा था कि ऐसा होता है या नहीं। क्राइम सीन से मोबाइल सिग्नल्स और नंबर्स भी ट्रेस किए जाते हैं कि उस वक्त वहाँ पे कौन कौन से मोबाइल लोकेशंस किन किन की मौजूद थी। अगर ऐसे जो कि घर वाले या फिर इर्द गिर्द के लोगों के अलावा मौजूद होते हैं तो उनको ट्रेस आउट करके पकड़ा जाता है, इसमें सदाकत जी है? अनान, इसको कहते हैं जियो फेंसिंग, कि आप जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उस, अगर आपको बिल्कुल भी कोई क्ल्यू नहीं मिल रहा कि कौन आके मर्डर कर गया, कौन की, तो जियो फेंसिंग, कुछ एरियाज में कितने मोबाइल चले हैं वहाँ पे मौजूद हैं और उनको कहाँ से कॉल आई है या उस ड्यूरेशन में किस किस को कॉल गई है, कितनी लंबी कॉल की गई है, छोटी कॉल की गई है, वो ये बड़ा है सिस्टम, बड़ा अच्छा सिस्टम है। लेकिन बात है नान वही है, जियो फेंसिंग करवाने के लिए एक सिस्टम जो पुलिस डिपार्टमेंट को दिया गया वो मेन लाहौर में है और पूरे पंजाब का बर्डन भी उसी पे है। अच्छा, क्राइम सीन से पहले एक बात मुझे याद भी आई कि ये एक सितम ज़िफ़ी आपको बता रहा हूँ कि क्राइम सीन जो मौका पर प्लेस ऑफ अकरेंस है वहाँ से जो एविडेंस कलेक्ट की जाती हैं, फिंगरप्रिंट्स या और जो भी मिलता है, 3-3 माह फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से वापस ही नहीं आती। और अगर आप इतनी देर रखें एविडेंस को तो वो जी बंदा आउट ऑफ कंट्री भाग जाएगा, एविडेंस भी खराब हो सकती है, सो में मामला। तो इसी तरह फॉरेंसिक साइंस एजेंसी और ये जो जियो फेंसिंग के लिए जो एक सिस्टम है पुलिस का, आप लाहौर में जो दिया गया इनको, जिससे तमाम डाटा मोबाइल का मिलता है, वो अगर उसको इन्हांस किया जाए, जिला की सतह पर नहीं, कम से कम रीजन की डिवीजन में एक होना चाहिए ये चीज। और ये को बहुत बड़ी चीज है। अगर वजीर कानून सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 अरब रुपया मेरा ख्याल है इसके लिए बजट मुख्तस कर दे वजीर कानून, तो ये सारे मामला हल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इतनी चीजों पे इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे लोगों के करोड़ों बचने, वहां पे खर्च नहीं किया जाता। और ये मेरा ख्याल खर्च भी सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा करने पड़ेंगे, उसके बाद तो जरूरत नहीं करने पड़ेंगे। ना, जैसे पहले बताया कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आप जितनी इन्वेस्ट करेंगे डायरेक्ट आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, इनडायरेक्ट आपको बहुत ज्यादा आउटपुट मिलेगी, आपके लोग सिक्योर होंगे। आप ये देखें, हमारे जो फैसलाबाद में मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ तवातर से वारदात हो रही है, नहीं रुक रही है, उसकी वारदात की जो टाइमिंग है वो रात 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक है। अब अब होता क्या है, सारा दिन आप एक तफ्तीशी ऑफिसर को आरपीओ साहब भी बुलाते हैं, सीपीओ साहब भी बुलाते हैं, एसएसपी ऑपरेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, उसके टाउन एसपी, उसका सर्कल ऑफिसर, उनसे अगर टाइम बच जाए वो अदालतों में धक्के भी खाएगा। उसके बाद उसने कहना जी मैंने एक्यूज अरेस्ट करने भी जाना है, मैंने पार्टीज भी सुननी है, मैंने तफ्तीश भी मुकम्मल करके मुझसे लिखनी भी है। और 7 टास्क दिया गया कि हर आईओ कम से कम एक बी कैटेगरी का और 5 एक कैटेगरी का और 5 बी कैटेगरी के पीओज भी गिरफ्तार करेगा, टारगेट फेंटर भी पकड़ेगा, कोर्ट एब्सकेंटर भी पकड़ेगा। इतना काम लेने के बाद आप अंदाजा करें कि रात 12 से लेकर सुबह 6 तक गश्त कौन कर सकता है? वो करना भी क्या चाहेंगे आप? फिर जब इतना ज्यादा बर्डन डाला जाए तो एक पॉइंट पे आके आप काम ही नहीं करना चाहते। आपने फोरेंसिक किट्स के हवाले से भी बात की जो क्राइम सीन पर अब मौजूद होती हैं, उस हवाले से भी बताइएगा कितना फायदा है उसका आगे चलते हुए, अगर वो आम तौर पे हर पुलिस के जो भी अगर जैसे ग्रुप्स हैं पुलिस के उनको अगर प्रोवाइड कर दिया बहुत ही ज्यादा अगर वो एक्टिव हो जाए पूरी तरह। आप सेफ सिटी को भी छोड़ दें, हनान चले, आप समझ लें कि ये नहीं बनता या नहीं बनाना, अगर उसको सिर्फ एक्टिव कर लिया जाए। मैं इसकी आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ। कोई भी बंदा, सपोज मैंने कहीं भी कोई जुर्म किया है, किसको पता नहीं है, मेरा फिंगरप्रिंट एक भी मिल गया आपको, वो उधर से कलेक्ट हो जाएगा, वो जाएगा पीएफएस से, वहां से नादरा को जाएगा, कंप्यूटर पे जाएगा, सेकंड्स में बता देंगे ये तैयब का थंब है। और अब तो बायोमेट्रिक जो है ऑलमोस्ट हर किसी को देना पड़ता है, जो भी रिकॉर्डेड सिटीजन हैं, और बड़ी आराम से पकड़ा जा सकता है अगर उस पर काम किया जाए। और फिर पता किया जाएगा हाँ भी जनाब आप अगर जुर्म नहीं भी किया तो उस वक्त में वहां पे क्या कर रहे थे, और अगर मैंने नहीं किया फिर तो मैं खुद बताऊंगा मैं वहां पे था। अगर मैं डिनाई करता हूँ इट्स मीन मैं गिल्टी हूँ। ये बड़ा आसान है अनान। अच्छा, यही नहीं, हमारे ये सोशल क्राइम बहुत ज़्यादा है। जाली डॉक्यूमेंट तैयार करने का, रजिस्ट्रीज के, जी ये रजिस्ट्री आपकी है, प्रॉपर्टी आपकी है, मैं बेच रहा हूँ, उस पर आपको पता थंब लगे हैं, उस पर सिग्नेचर हुए होते हैं। उनकी वेरिफिकेशन करवाने के लिए अगर ये सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो, वहाँ पे स्कैन किए जाए, वहाँ से 2
सेकंड में जवाब आ जाए कि ये हनान के हैं या नहीं है। बिल्कुल आप ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। और इट्स अ टॉपिक जिस पर बड़ी डिटेल में और भी बात करेंगे, और भी बहुत सारे सवालात हैं, आपके सवालात जो हम हमारे शो में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं क्राइम के हवाले से। फैसलाबाद में क्राइम की क्या करंट सिचुएशन है और ऐसा क्यों है कि इतने वक्त के बाद भी हम चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडरवे हैं, लेकिन उन पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ तैयब मकबूल मौजूद हैं। ऑफ कोर्स मैं आपसे ब्रेक में भी बात करी थी इस हवाले से कि हरासमेंट के केसेस जो हैं वो फैसलाबाद के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। एक वक्त होता था कि चाहे आप घर से बाहर निकलें या आप कहीं पर भी किसी भी पब्लिक स्पेस में हो तो आप अपने आप को सेफ महसूस करते थे। हम एक मुसलमान मुल्क हैं जहां पर चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हों, उन सब की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन आज हमारी सोसाइटी इस तरह की होगी कि हरासमेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अगर कुछ सिचुएशन में वो एक्सट्रीम भी हो जाते हैं, क्रिमिनल हद तक भी पहुंच जाते हैं, जहां पे किसी की जिंदगी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, डेली लाइफ या डेली रूटीन इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, फिर भी जब पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस क्यों नहीं दिया जाता? फातिमा, इसमें यहाँ पे लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं आपके तवसत से, आपके इस प्रोग्राम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे इधर एक पुलिस स्टेशन वुमेन का भी है। उसका नाम ही वीमेन पुलिस स्टेशन है। सही। कई साल से काम कर रहा है, लेकिन अलमिया और सितम ज़रीफ़ी या लोगों की अनअवेयरनेस का आलम यह है कि पूरे साल में वहाँ पे सिर्फ 50-51 FIRs दर्ज होती हैं। लोग वहाँ पे कॉन्टेक्ट ही नहीं करते, फीमेल्स वहाँ पे जाती ही नहीं, और सिर्फ फीमेल्स के लिए कि जो मेल के साथ बात करते कंफर्टेबल फील नहीं करती, उनके लिए वहाँ पे टोटल वीमेन स्टाफ डिप्यूट किया गया। SHO भी, इवन अब तो बड़ी अच्छी बात यह है कि उनकी जो ASP हैं, सर्कल ऑफिसर, वो भी खतून है। और फैसलाबाद में पहली बार ASP मुनज़्ज़ा करामत वहाँ पे वो तैनात हुई हैं। उससे पहले हमारा आतर थी, लेकिन वो अंडर ट्रेनिंग आई थी, बाकायदा उनकी वो अपार्टमेंट नहीं थी। अच्छा, एक यहाँ पे और सॉरी टू से, हम सिस्टम ये बन गया है कि रेप के 90% केसेस फेक हैं, वो खारिज हो जाते हैं। सिस्टम ये बन गया 365B अनमैरिड खातून को अगवा करने के 95% मुकदमा झूठे निकलते हैं। बाद में नकानामा आ जाता है कि जी ये नका था। 496A मैरिड खातून को अगवा करना, उसकी भी स्टेटमेंट आ जाती है कि मैं नाराज़ होकर अपने अजीज़ के पास गई थी, मुझे किडनैप नहीं किया गया। अब 90-95% ये रेशो चल रही है। जो इस किस्म के मुकदमात खारिज हो रहे हैं, फेक हैं, उसके बाद वो शेर आया वाली बात रह जाती है कि सच भी हो तो उसकी पे कार्रवाई नहीं होती कि अल्टीमेटली ये। देव, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, एज अ वुमेन माई सेल्फ, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि जब आप ये केसेस FIR में तो रजिस्टर हो जाते हैं, पुलिस तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो कोर्ट की तरफ जाना शुरू होते हैं, वकीलों से आपको बात करनी पड़ती है, जब आपको जजेस के सामने जाकर बोलना पड़ता है कि ये सिचुएशन थी, ये हालात थे, बहुत सारी औरतें ऑन पर्पस या फैमिली के दबाव की वजह से पीछे हट जाती, क्योंकि उनको उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनको इज्जत नहीं दी जाती, ऐसे समझा जाता है। और ये आई थिंक आप अग्री करेंगे मेरे साथ कि हमारी सोसाइटी में इस तरह से उस चीज़ को ट्रीट किया जाता है जैसे विक्टिम का ही कसूर है। और जब एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए किसी भी इंसान के लिए, किसी भी औरत के लिए, हमारी सोसाइटी में स्पेशली, तो वो किस तरह से जाकर किसी को बता सकती है कि ये क्राइम हुआ है या इन लोगों ने किया। और सच बात तो ये है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स जो होते हैं वो विक्टिम को दबाव में ले आते हैं। एक दफ़ा FIR रजिस्टर हो जाती है, कोर्ट तक बात पहुंच जाती है, तो वो डराते हैं, धमकाते हैं, थ्रेट करते हैं कि आपकी फैमिलीज को हम हार्म करेंगे या आपको हम हार्म करेंगे, जिसकी वजह से लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं। हाँ, मैं हो सकता है बहुत सारे केसेस बीच में फेक भी हों, लेकिन क्या सब फेक होते हैं? उनका क्या जो सच है? फातिमा, एक तो सच होने की रेशो बिल्कुल माइनर है, 2-3-5% बस। फेक होने की 95% है। दूसरी बात मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे कि वो जो 95 है उसमें बहुत सारे सही केसेस होते होंगे जो कि बाद में जबरदस्ती फैमिली का दबाव, जैसे कि मैंने कहा, फैमिली का दबाव, अपना खुद शर्मिंदा हो जाना, कंफर्टेबल ना फील करना, या फिर क्रिमिनल्स की तरफ से प्रेशर की वजह से उनको जानबूझ के पीछे कदम लेने पड़ते हैं। फातिमा, इसमें पुलिस ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, IG पंजाब ने लिया कि हर सर्कल की सतह पे एक फीमेल ASI या सब इंस्पेक्टर डिप्यूट कर दी गई है। रेप केस हो, किडनैप केस हो, फीमेल का, उसको सिर्फ वही डील करेगी, मेल पर्सन डील नहीं करेगा।
मेडिकल के लिए भी लेके जाएंगे, वो फीमेल लेके जाएगी। अक्यूज अरेस्ट करने के लिए भी फीमेल ही जाएगी। जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी वो फीमेल करेगी, फीमेल कंफर्टेबल फील करेगी। रही कोर्ट की बात, मैं वो डरपोक आदमी हूँ, वो बात मैं नहीं कर सकता वहाँ पे क्या होता है। अच्छा। लेकिन पुलिस के अंत तक पुलिस ने कोशिश की है करने की। अच्छा होता पता क्या है, अब तो एक एप्लीकेशन भी, ऐप भी उन्होंने वो इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है। कोई हरासमेंट किसी को हो तो उस पर फौरी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। अब फैसलाबाद में ख़वातीन के हवाले से काम इतना हो रहा है, पुलिस में हमारी जो रेस्क्यू 15 की इंचार्ज हैं वो भी फीमेल हैं। अच्छा। वुमेन थाने में SHO भी फीमेल हैं। इवन हमारे जो मेल 3 थाने ऐसे हैं, 2 जहाँ पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी फीमेल है। और हर 2 थानों के बाद एक सब इंस्पेक्टर ASI इस किस्म के हरासमेंट केसेस के लिए फीमेल ही लगाई गई है। तो मैं यहाँ पे ये भी ऐड करूंगी कि क्या उन फीमेल्स को जो कि अब लीड कर रही हैं, आई एम श्योर कि हमारे मुल्क में एक तो ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता इन इशूज़ को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल्स हो उनके साथ, लेकिन जब भी कोई पुलिस के अंदर एंटर होता है उसके बाद क्या उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है फॉर्मली इस तरह के केसेस से डील करने के लिए, जहां पर अगर केस फेक हो या नहीं हो वो तो बाद में अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर आप शुरू ही ये सोच के इन्वेस्टिगेशन करें कि ये तो फेक निकलने वाला है, तो वो इवेंचुअली अगर फेक नहीं भी होगा, आप किसी विक्टिम हो जाएगा तो फिर वो आप उसी तरह। बिल्कुल। और यहाँ पे जो खवातीन फेक केसेस करवाती हैं उनके खिलाफ क्या बाद में कार्रवाई होती है जब पता चलता है कि ये फेक है? हनान, दोनों बातें बड़ी अच्छी हैं आपकी। ट्रेनिंग वाली बात है, उसका एक यूनिट बनाया गया जिसका नाम है रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट, RIU। वो सिर्फ ये हरासमेंट इस मामले के लिए उसकी बाकायदा ट्रेन करवाई गई हैं सब इंस्पेक्टर उनसे, और बगाहे रिफ्रेशर कोर्सेज भी उन पर करवाई जाते हैं। SOPs चेंज होकर अपडेट होकर आती रहती हैं। हनान, जो बात ये सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का, बहुत अच्छी आपने बात की। आप किसी के खिलाफ 1 अरब का झूठा लेन देन का मुकदमा दर्ज करवा दें, वो मुकदमा फेक हो जाए, आपको कुछ नहीं होगा। हमारे पाकिस्तान में मैं आपके खिलाफ 100 एप्लीकेशन दे दूं, आप ख्वार हो जाएंगे उसको ख़त्म करवाते करवाते करवाते, मुझे फिर भी कुछ नहीं। तैयब, एक और एग्जांपल, एक 14 साल की लड़की को रिसेंटली, आपने शायद वो स्टोरी पढ़ी भी हो, मैं नाम नहीं लूंगी, ना बच्ची का नाम लूंगी, ना मैं उस केस को नाम लेकर करूंगी, लेकिन आई एम श्योर कि आपको शायद पता ही होगा। 14 साल की क्रिश्चियन बच्ची को सिर्फ इस वजह से गैंग रेप किया गया क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती थी। और लेकिन फातिमा, ये फेक स्टोरी है, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। अगर सदाकत होती तो पुलिस के पास ये मामला बड़ा हाईलाइटेड होता है। सोशल मीडिया के ऊपर खबर जो होती है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो तैयब, आप मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए क्या कहेंगे? क्या ऑडियंस हमारे फैसलाबाद की मुतमिन है क्राइम की सूरत हाल के हवाले से? हरगिज़ मुतमिन नहीं है, क्योंकि आप घर से जब बाहर निकलते हैं आपको ये नहीं पता होता कि मैंने वापस बच के आ जाना है, मेरी वॉच नहीं छीनी जाएगी, मेरा मोबाइल नहीं छीना जाएगा, मेरा पर्स वॉलेट बच जाएगा, मेरी गाड़ी बच जाएगी। आप गाड़ी पार्क करके 5 मिनट के लिए कहीं अंदर जाएं, पीछे से गाड़ी गायब होगी। बहुत इनसिक्योर पब्लिक फील कर रही है। उसकी जो वजूहात मैंने आपको बता दी हैं, सेफ सिटी बनना चाहिए, स्ट्रेंथ हमारी बढ़नी चाहिए, पुलिस को रिलैक्स करना चाहिए। इस वक्त हमारी जितनी पुलिस है हमारी आबादी के लिहाज से इसको कम अज़ कम 3 गुना होना चाहिए, तब आप फिर आप बात कर सकते हैं पुलिस से कि भाई आप जराइम क्यों नहीं रोक रहे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इसके साथ साथ ख़वातीन के हवाले से जहाँ पर बात की जा रही थी, तो क्या इस तरह के केसेस के अंदर उनको इज्जत व तकरीम की नज़र से देखा जाता है? और एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ख़वातीन का जो थाना है उसके अंदर अगर कोई एप्लीकेशन लेके जाती है, खातून भी जाती है, तो ये कहा जाता है कि मुतल्लका थाने की SHO से या मुहर्रिर से कॉल चलवाई जाए या उनके डायरेक्शन के थ्रू वहाँ पे आए। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो उनकी बात नहीं सुन रहे होते, तो केस दिन ब दिन डिले होता चला जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है? आम ऑडियंस जो हमारी देख रही है उनमें से अगर कोई खातून जाके किसी शख्स के खिलाफ FIR करवाना चाहती है, क्या तरीकाकार होगा, वो जरा आप बताइए। हनान, ये बड़ा सिंपल है, मुझे इस बात की नहीं समझ के ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ना ये बनता है। ये खिलाफ कानून है, SOP के खिलाफ है कि वुमन थाने वाले कहें जी फलां SHO में के नहीं। जिस केस की कंप्लेनेंट फीमेल हो वो वहाँ रुजू कर सकती है। जिस केस का कंप्लेनेंट बेशक मेल हो लेकिन उसकी अक्यूज्ड फीमेल हो, वो मेल भी वहाँ पे एप्लीकेशन दे के अपने करवा सकता है कि जी मेरी एक जो अक्यूज्ड है, जो मुलज़म मैंने रखी है, वो फीमेल है। इसी तरह, और ये सबसे बड़ी बात, पूरे ज़िला फैसलाबाद में कहीं भी कोई मसला बन जाए, खातून को वो इधर रुजू थाने में कर सकती है। अच्छा, ये बताइएगा, बड़ी वारदातें आपने भी कहा कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। जब वारदातें बढ़ती हैं तरीक़ेकार भी बढ़ते जाते हैं।
मतलब अजीब अजीब तरीकों से। पहले होता था कि घरों का दरवाज़ा खुला देखा तो ख़वातीन पहले जाती थी, फिर मर्द हजरात पीछे आ जाते थे डकैती करने के लिए, और इसी तरह की और भी। आपने मौजूदा दौर के अंदर कौन से ऐसी नई वारदातें देखी जिससे ऑडियंस को अगर हम आगाह करें तो वो बच सकते हो? अनान, ये बात पब्लिक की ट्रस्ट की ये है, जो हाउस रॉबरीज हो रही हैं उनमें 90% घर के मुलाजमीन इन्वॉल्व होते हैं। पुलिस ने एक सिस्टम किया है कि अगर आप कोई भी मुलाजम मेल या फीमेल घर में रखना चाहें, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाए मुतलका थाने में। मुतलका थाने में जब आप उसका आईडी कार्ड देंगे, एक अब फॉर्म फिल करके देंगे कि जी ये मेल फीमेल मुलाजमा मेट मैंने रखी है, ये उसका बायोडेटा है, तो वो बायोडेटा फौरी तौर पे चेक हो जाएगा रिकॉर्ड से कि क्रिमिनल तो नहीं है ये, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं। घर के मुलाजमीन देखभाल के रखें। हमेशा हाउस रॉबरी मुखरबी पे होती है। अगर जब तक आपका कोई मुखबर मौजूद नहीं है, मुझे नहीं पता आपके घर में क्या है, मेरे घर में क्या है, ये अवाम के लिए ये याद रख लें कि जब भी कोई मुलाजम रखना है उसकी मुतलका थाने से वेरिफिकेशन करवाएं, रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि हाउस रॉबरी 90% जो मुलाजमीन है उनकी मुखबिर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया तय्यब मकबूल आज के शो में आपका आने के लिए। बड़ी मुफीद और ज़बरदस्त गुफ्तगू आपके साथ रही, तो वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपकी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरी ड्रेसिंग डेन स्टीवंस बाय साहब जी की तरफ से की गई है, जबकि हेयर स्टाइल जो है वो प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ज़बरदस्ती अपनी बॉडी केयर करें तो उसके लिए आपको जनाब क्लूनी आर्ट व्यक्ति के सामने प्राइम हेयर क्लब पे जाना होगा। तो जनाब हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है फातिमा। बिल्कुल हनान, और मुझे आई एम ग्लैड टू नो कि मेरा तो ये फेवरेट सेगमेंट था ही, अब आपका भी फेवरेट सेगमेंट हो गया। और हनान ने बल्कि बाकायदा तौर पर पिछले 2 दिनों में हमें काफी अच्छी और मजेदार सी चाय बनाकर पिलाई है। तो हनान चलें, आपका हमेशा गिला रहता है ना कि चाय नहीं पिलाते, तो जनाब हमने कहा ये गिला उतार दें, चाय पिला दें जनाब को। चलें हनान, फिर आज भी हम किचन में जल्दी से चलते हैं। चलें जनाब, और चाय जो है वो बनाते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी चाय अपने किचन में इस्तेमाल करें वो बेस्ट क्वालिटी की हो, और ना सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की हो बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हो। तो इसीलिए हमारा इंतखाब डियर टी है, जो कि 2 जो है जिसकी किस्में अवेलेबल है मार्केट पर। एक तो दाने वाली है, यानी कि अगर आप पसंद करते हैं कि आपकी चाय जो है थोड़ी सी पत्ती डालने से भी बहुत तेज हो जाए, तो आप लाजमी तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक नॉर्मल पत्ती वाली किस्म भी अवेलेबल है मार्केट पे, जिसको आप आराम से बना सकते हैं, और वो बिल्कुल लाइट पत्ती जो है उसमें बनेगी। तो जी मैं बिल्कुल लाइट पत्ती तो बनेगी, लेकिन इसके साथ साथ इसकी क्वालिटीज के ऊपर अगर गुफ्तगू करें तो क्वालिटीज के अंदर मैं आपको लाजमी तौर पे बताता जाऊंगा कि दुनिया के बेहतरीन चाय की पत्तियां जो है वो कलेक्ट की जाती हैं, और कलेक्ट करने के बाद ये पैकिंग के जरिए हमारे तक पहुंचती है और बड़े रिफाइन तरीके से इनको तैयार किया जाता है। इसका टेस्ट हो, टेक्सचर हो या फिर रंगत हो, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। और जैसे आप देख रहे हैं कि फातिमा अब पत्ती जो है वो दूध में डालने लगी है। हम लोग जो है जो नॉर्मल पत्ती है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम लोग नॉर्मल जो चाय है वही पिए। दाने वाली चाय ऑफ कोर्स कुछ लोग प्रेफर करते हैं, बट अभी मैं जो बना रही हूँ वो नॉर्मल चाय है। और इसका अरोमा जब देखे ना आप मिक्स कर रही हैं तो अरोमा जो है वो तो पूरे साथ ही आना शुरू हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि खुशबू जो है चाय की फौरन ही आना शुरू होगी, ये जिसका मतलब है। और स्पेशली चाय की खुशबू और टेक्सचर दो ऐसी चीजें जिससे आपको चाय की क्वालिटी का लाजमी तौर पर पता चलता है। तो ऑफ कोर्स डियर टी हमारा इंतखाब बहुत सारे रीजंस की वजह से है, लेकिन उसका टेक्सचर और जो ब्लेंड है, जो यानी कि फौरी तौर पे ये ब्लेंड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इंतखाब डियर टी है। और हनान एक और चीज़ भी है, आपको पता है कि डियर टी की तरफ से एक कंपटीशन जो है वो चल रहा है, जिसके अंदर आप एक बड़ी अमेजिंग सी हीरे की अंगूठी और सारे वो हजरात, मर्द हजरात जो कि तोहफे में अपनी बेगम को अपनी फैमिली में कोई भी खवातीन जो हैं, अम्मी को या किसी को भी अगर अंगूठी देने का सोच रहे हैं, तो लाजमी तौर पर डियर टी का कोई भी अगर आप पैकेट खरीदते हैं, चाहे वो किसी भी साइज का पैकेट हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हम इस्तेमाल करें वो एक छोटा पैक है, लेकिन उसके साथ साथ एक फैमिली पैक भी अवेलेबल है। आपको एक कार्ड मिलेगा जिसको आपको सबमिट करना होगा, और उसके बाद कुरानदाजी के जरिए फैसलाबाद डिवीजन के जो लोग हैं
उनको लाजमी तौर पर एक हीरे की अंगूठी जो है वो मिल सकती है। और हनान, आपको पता है प्रेजेंट्स जो होते हैं बड़े अच्छे लगते, बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई आपको गिफ्ट देता है ना, बहुत अच्छा लगता है। गिफ्ट जब एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो उससे प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, और ये गुड जेस्चर होता है खुशी को सेलिब्रेट करने का और किसी के साथ इजहार मोहब्बत करने का। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी चीज़ है। इस तरह की छोटी छोटी एक्सचेंज जो है वो होती रहनी चाहिए। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप हीरे की अंगूठी लेना चाहते हैं? तो बिल्कुल आपको DAT के जानब से जो दिया जाएगा उसे स्क्रैच करना होगा। हाँ जी, उसको स्क्रैच नहीं करना है, उसको सेंड करना है। सेंड करना है, और सेंड करने पे कुरअंदाजी के जरिए फिर आपको सिलेक्शन की जाएगी, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो जनाब हीरे की अंगूठी ज्यादा दूर नहीं है। हनान, मुझे लगता है आपको भी ना ट्राई करना चाहिए, बिकॉज आई नो कि हनान की जो बहन है, अगर हनान उनको गिफ्ट देंगे तो काफी खुश 3 बहनें हैं, उन तीनों को देना चाहूंगा। उसके लिए स्क्रैच जो है वो फिर करना हनान को 3 ढूंढनी पड़ेगी, यानी कि एक जो है ना, एक से काम नहीं चलेगा। हमारी चाय भी हनान ऑलमोस्ट तैयार जो है वो तैयार हो गई है, और आपको पता है कि चाय जल्दी तैयार हो जाए बड़ा जरूरी है। सुबह का टाइम होता है, आपकी कोशिश होती है आपने ऑफिस जाना है या घर के काम होते हैं, तो वक्त इतना नहीं होता है कि आप बहुत सारा टाइम जो है चाय को दे सकते हैं। बड़ा जबरदस्त आ रहा है फातिमा चाय। आपको पता है हनान के हमारी स्टूडियोज में जो भी चाय तैयार की जाती है उस पर लाजमी हमारी कोशिश होती है कि उसकी जो महक हो, उससे हमारा स्टूडियो जो है महक उठता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जिनकी बारी अभी चाय की नहीं आई है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2 कप चाय बनाए, तो मेरा ख्याल फातिमा पोर की जाए कप में चाय। बिल्कुल, और ताकि हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनको भी हम चाय पिलाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये लाजमी तौर पे बताता चलूं, चाय इतनी मजेदार बन रही है ना कि मैं चाहती हूँ कि इसको हम थोड़ा सा और ब्लेंड करें, ताकि और ये जो है इसका जायका, रंगत और हो जाए, और महक जो है, खुशबू जो है इसकी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, कुछ तो टी लवर्स होते हैं ना, मतलब उनकी दिन की शुरुआत ही नहीं होती तब तक जब तक अच्छी चाय ना पी लें, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी थकावट ही नहीं उतरती जब तक वो चाय ना पी लें, और कुछ ऐसे होते हैं कि मूड भी नहीं उनका फ्रेश होता जब तक वो चाय ना पी लें। एंड आई हैव टू एडमिट कि मैं उनमें से ही एक हूँ कि चाय के बगैर मेरे दिन जो है वो शुरू नहीं हो सकते। यानी कि हमारी जो भी ये मॉर्निंग शो स्टार्ट होने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं एक कप चाय जो है लाजमी तौर पर पीऊं, और आपको पता है मेरा इंतखाब DAT ही होता है, हाँ। क्योंकि जायका इतना अच्छा है, और टेक्सचर हो, खुशबू हो, तो चाय के अंदर आपको यही चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती हैं। और हनान, ऑफ कोर्स टी लीव्स जो होते हैं जिनसे पत्ती तैयार की जाती है वो भी बड़े जरूरी होते हैं कि किस तरह की पत्ती जो है वो बाद में फॉर्मुलेट होगी, और फिर बाद में उनको रिफाइन करने के लिए जो स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं वो भी बहुत मैटर करती हैं। तो DAT की तरफ से जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है उसे मुकम्मल रिफाइन तरीके से तैयार किया जाता है, क्योंकि इनकी कोशिश होती है कि इनके कस्टमर जो हैं उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए, उनकी सेटिस्फेक्शन हासिल की जाए, ताकि एक म्यारी चीज़ जब आवाम तक पहुंचेगी उससे सेहत पे भी पॉजिटिव असर पड़ेंगे। और जब सेहत की बात आती है तो चाहे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो काफी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और स्पेशली वी लिव इन अ वर्ल्ड विद कोविड, तो इन हालात में बहुत बहुत ज़रूरी है लाजमी तौर पर कि आप अपनी सेहत का और अपनी इम्यूनिटी का बहुत ख्याल रखें। और आप लोग हम लोगों को बहुत अजीज़ हैं, बहुत ख़ास हैं हमारे लिए, हमारे जो सब व्यूअर्स हैं, इसी वजह से हम किसी भी प्रोडक्ट का जब इंतखाब करते हैं हमारी कोशिश होती है कि आपकी सेहत नंबर 1 प्रायोरिटी हो, और बेहतरीन चीज़ का इंतखाब करके आपको बताया जाए ताकि आप घरों के अंदर। आज हनान, वैसे आपको फाइनली मैंने थोड़ी ब्रेक दे ही दी, और आज चाय जो है वो मैंने ही बना ली। चलें अब अच्छी बात है ना, 2 दिन से मेरे हाथ की चाय फातिमा पी रही थी, आज हम फातिमा के हाथ की चाय पियेंगे, तो ये बनाते रहा करें। आपके मामा बाबा भी काफी खुश होंगे कि फातिमा हाँ, हनान को तो पता है बल्कि कि मैं घर पे मुझे इतना पसंद नहीं है खाना पकाना, बनाना मतलब अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो हनान इस सेंस में अब सही कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत खुश होंगे कि जी हमारी बच्ची जो है फाइनली किचन में काम करना जो है शी इज डूइंग समथिंग। बिल्कुल हनान, आपने सही कहा। और इवन आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी बड़े खुश होते होंगे। मेरे पेरेंट्स तो पिछले 1.5 साल से काफी खुश हैं, क्योंकि मैं किचन में कुछ ना कुछ मॉर्निंग शो के सेट पे बनाते रहता हूँ। तो हनान, ये अच्छा है ना कि हमें मॉर्निंग शो के थ्रू जो है काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, और हमारी जो हैबिट्स हैं वो बदल रही हैं। और स्पेशली इसमें सिर्फ ना हमारी टीम है ऑब्वियसली, और हमारे ऑडियंस भी हैं, जिनकी वजह से प्यार ना हो तो जनाब कुछ भी नहीं है। और जिंदगी में बदलाव जो है, नई चीजों को एक्सेप्ट करना, नए वक्त के साथ चैलेंजेस को, और नए वक्त के साथ, यानी कि आप एक जैसे आप नहीं रह सकते, आपको जिंदगी के साथ बदलना पड़ता है, वक्त के साथ बदलना पड़ता है। और मेरी एक सोच है हनान, आई थिंक, जो कि
मुझे लगता है कि सही चीज है कि आपको अपना काम हमेशा खुद करना चाहिए। बिल्कुल। यानी और कि मेरा कभी ख्याल है आपको थोड़ा किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। शुगर को भी ऐड कर दें हम। हनान, आपको पता है कि मैं वेट कॉन्शियस होती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि चीनी जो है कम इस्तेमाल करे, लेकिन हनान क्योंकि अभी अभी अपनी डाइट उन्होंने खत्म की है, जिसके बाद वो काफी फिट हो गए हैं, तो वो एक टाइम आता है ना डाइट करने के बाद कि आपको फौरन होता है चीट मील्स ले सकते हैं। चीट मील्स ले सकते हैं, इसलिए हनान लेकिन अभी भी मेरे में चीट ना मील्स की वो क्रेविंग्स नहीं रही, इसलिए मैं फिर भी एहतियात ही करता हूँ, क्योंकि वजन कम करना बड़ी बात है, लेकिन उसे मेंटेन रखना। अच्छा चले हनान, ये तो बताएं ना कि चाय तो आप पीते थे अपनी डाइट में, क्योंकि चाय के बगैर तो डाइट कंप्लीट हो ही नहीं सकती है, तो उसके अलावा और क्या आप अपनी डाइट में लेते थे? बिल्कुल, डाइट के लिए फिर आपको सुबह से शुरू होकर शाम सोते तक आपको बड़ी चीजों के हवाले से कॉन्शियस होना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। मतलब ब्रेकफास्ट में आपको ओट्स लेने पड़ते हैं, नट्स लेने पड़ते हैं, और इसके साथ साथ योगर्ट लेना पड़ता है, और योगर्ट के बाद फिर बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, एक लंबा जो है वो चक्कर है। तो जनाब चाय पोर की जाए मेरा ख्याल फातिमा। बिल्कुल मैं हनान, आपकी हेल्प करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप जो है चाय को पोर कर सकें। तो और हनान यही होता है ना, मिलजुल के जब आप काम करते हो तो आपका काम जो है ना आसान हो जाता है। और आज जिस गेस्ट के लिए चाय बना रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन भी आपको करवाता चलूं। जनाब हमारे फैसलाबाद से ही उनका ताल्लुक है, और वो भी फिटनेस के हवाले से ना बहुत ही एक्सपर्ट भी हैं और कॉशियस भी बहुत रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देख सकते हैं कि चाय जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है, और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, अरोमा भी ज़बरदस्त लग रहा है। हनान फौरन ही खुशबू जो है ना आना शुरू हो गई है, कलर भी इट हैज टर्न्ड आउट अमेजिंग, मतलब परफेक्ट कलर है, ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है। और मुझे बल्कि शक हो रहा था कि मैंने पत्ती कहीं ज़्यादा तो नहीं डाल दी, लेकिन वो डियर टी की पत्ती का यही कमाल है कि आप जो है बिल्कुल परफेक्शन टेक्सचर कलर। मेरा ख्याल है चले हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उन्हें चाय को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनका चाय प्रेजेंट करना बनता भी है आज जनाब। जी हाँ, मेरे साथ योगा के मास्टर अब योगी नईम जो हैं वो मौजूद होंगे। तो योगी नईम साहब, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। और फादर ऑफ योगा का रिसेंटली इन्हें जो है वो इनाम भी मिला है, सर्टिफाइड भी हो गए हैं, और इतनी बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए, और क्योंकि इनका ताल्लुक शहर फैसलाबाद से, तो ये और भी ज्यादा अच्छी और बड़ी चीज है। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। पहले तो चाय के हवाले से बताइएगा, आज खास तौर पे अपने हाथों से आपके लिए चाय तैयार की जनाब। चाय तो देख के दिल चाह रहा है कि मैं आपसे बात बाद में करूं और चाय पहले पीऊं। अच्छा, चाय की चुस्की लेना चाह रहे हैं आप? चाय जो है वो देखने में इतनी जबरदस्त बनी है कि वो अब रहा नहीं जा रहा है। अब फिटनेस के हवाले से और चाय का अगर बात करें, क्योंकि अगर आप डाइट पे भी होते हैं तो चाय तो नेसेसरी है, तो किस तरह से मैनेज किया जाए? चाय के फायदे तो आपने बहुत सारे डिस्कस कर दिए, मैं एक ऐसा फायदा बताना चाहूंगा जो आप नहीं डिस्कस कर सके। जब कभी अक्सर ये हो जाता है कि कोई वेल्डिंग प्लांट की तरफ आप चले जाएं, तो वेल्डिंग में अगर आपकी नजर पड़ जाती है तो रात को फिर आपकी आंखें बंद नहीं होती, आपको नींद नहीं आती, आप सो नहीं सकते, आपकी आंखों में जलन शुरू हो जाती है। तो उसके लिए ये चाय पका के उसकी पत्ती जो आप जाया करते हैं उसको एक कपड़े में डाल के आंखों पे बांध लें तो आप सुकून से सो जाएंगे। अरे क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं लाजमी तौर से आपसे पूछना चाहता हूँ कि फादर ऑफ योगा, मॉडर्न योगा का आपको खिताब मिला है, ये क्या सिस्टम है, किन की तरफ से दिया गया, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, किस तरह से आपको ये खिताब मिला, ये जरा ब्रीफली बताइए। हम तो आपके फैन हैं ही, लेकिन अब बहुत सारे और फैंस उसमें ऐड होंगे। ये फैन आपको बहुत शुक्रिया, आप फैन हैं। मैं शायद काबिल तो नहीं समझता अपने आप को, लेकिन ये उनकी ज़रा नवाजी है जिन्होंने मुझे इस चीज़ से नवाज दिया। मैं इस सिलसिले में नहीं गया था, मेरा तो वहाँ पे कुछ ज़ाती काम था कुछ कराची में। तो कराची में एक हस्ती हैं जिनका नाम है ग्रैंड मास्टर मोहम्मद अशरफ ताई। बहुत बड़ा नाम है, वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता हैं, और हॉल ऑफ फेम अवार्ड भी उनके पास है, और ये फाउंडर तो मेरा ख्याल है इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपका पहले वो अवार्ड देने का क्लिप जो है वो मैं लाजमी तौर पर प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूंगा। क्लिप प्रोड्यूसर साहब जरा चलाइएगा। मैं योगी नईम को फादर ऑफ मॉडर्न योगा का अवार्ड देता हूँ। योगी नईम एज अ फादर ऑफ मॉडर्न योगा। जनाब ये तो बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है आपके लिए। ये इतनी प्राउड मोमेंट है कि शायद जिंदगी का कोई दुआएं जो लोगों की हैं, आप जैसे दोस्तों की बहनों की दुआएं मेरे साथ हैं, ये उसका सिला है, मेरी कोई काबिलियत नहीं है। और इस अवार्ड का कोई तय नहीं था, कोई तय नहीं था, सिर्फ मुलाकात के लिए गया हूं और उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें कोई 1 साल से तुम्हें रीड कर रहा हूं, कारकर्दगी तुम्हारी देख रहा हूं फेसबुक पे, तुम योग में जिद्दत लेके आ रहे हो,
एक है मॉडर्निटी ट्रेडिशनल योगा। हाँ जी। तुम ट्रेडिशनल से निकाल रहे हो लोगों को, वो मुश्किल है। योगा के पोजेज आप जब भी देखते हैं तो देख के सिर्फ देखने को दिल चाहता है, करने को दिल नहीं चाहता। लेकिन तुमने आसानियां पैदा की हैं लोगों के लिए योग में, तो मैं ये समझता हूं कि तुम मॉडर्न योगा को प्रमोट कर रहे हो। तो एक कनेक्शन आपने क्रिएट किया है फॉर मी पर्सनली, बिकॉज योगा ऑफ कोर्स हर किसी को पता तो होता है, लेकिन आपने एक कनेक्शन और रिलेशन जो है क्रिएट कर दिए योगा के साथ कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इससे क्या फायदा होगा, अगर हम ये पोज कर रहे हैं तो उससे हमारी हेल्थ किस तरह से इंप्रूव होगा। बड़ा जरूरी होता है आजकल के जमाने में। जी बहन, अगर आपको एडवांटेजेस पता चल जाए कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं तो फिर आप लाजमी उस चीज को अपनाते हैं। अब मैंने जो योग में किया, मैंने कोशिश की है कि चाहे वो 80 साल का बंदा हो, चाहे वो 10 साल का लड़का हो, वो उसके लिए करना आसान हो। मेरे पास यहाँ डी ग्राउंड पार्क में फ्री क्लासेस कराता हूँ, कोई चार्जेस नहीं है। सुबह आफ्टर फजर कोई चार्जेस नहीं है। हमें 6 साल हो गए हैं, कोई चार्जेस हम नहीं ले रहे, 1 रुपया भी हराम है मेरी जात पे मैंने वहां से अगर चार्ज, यानी लोगों की फलाह के लिए काम किया सर। तो ये फैसलाबाद डी ग्राउंड में जब चाहे जो चाहे आ सकते हैं। लेडीज के लिए पर्दे का इंतजाम है, लेडीज इंस्ट्रक्टर वहां कराती हैं और लेडी डॉक्टर है, वो क्वालिफाइड है। सही, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है वो, मुझे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कारकर्दगी देख रहा था 1 साल से, तो मुझे लगा है कि तुम योग को मॉडर्न कर दिया तुमने, अब इसलिए तुम्हें फादर ऑफ मॉडर्न योगा का अवार्ड तुम्हारा ही बनता है। तो ये आपकी जो जर्नी है कितनी लंबी रही है, कि मतलब कितना आपने कभी सोचा था इस मुकाम पे पहुंचना? बहन, ये सोचा ही नहीं जा सकता। कभी इंसान सोच के तो कुछ नहीं करता, जो सोचते रहते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। करना पड़ता है। हाँ। मैं तो इसका कायल हूं कि करें, बस काम करें, करते जाएं, और आप जो काम कर लेते हैं उसका सिला फिर खुद ही अल्लाह दे देता है। और दिल से जो काम करते हैं उसका तो लाजमी तौर पर, और अगर लालच रख के काम किया जाए तो फिर जो है वो सिला मुश्किल से मिलता है। सिला नहीं, फिर बंदा और ख्वार होता है। लालच बुरी बला है, तो वो अपने ऊपर ही पड़ती है। हम किसी लालच के साथ नहीं गए थे, हमें कोई वहाँ पे कोई मकसद नहीं था, सिर्फ मुलाकात, क्योंकि मुझे वहाँ ज़ाती काम था किसी जगह पे, तो जब वहाँ पहुँचे मुलाकात की तो उन्होंने इस चीज़ से नवाज दिया। मैं उनका आपके टीवी के हवाले से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है वो इस काबिल समझा। वैसे जदीद दौर के अंदर सोशल मीडिया तो अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपके मास्टर ने भी आपको वहीं से ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोग भी वहां से आपको देखते होंगे, क्या रिस्पांस आता है? सर बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ज़्यादा। आप इसका रिस्पांस यूँ देख लें कि मैंने आज तक कभी किसी जगह पे कोई पब्लिसिटी नहीं की किसी किस्म की। मेरे जितने भी PR है, जितने भी लोग मुझे मिलते हैं या योग के सिलसिले में बात करते हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए से ताल्लुक है, और तो कोई रेफरेंस नहीं है। ये आई थिंक एक बहुत बड़ी एग्जांपल है सोशल मीडिया की पावर की आज की दुनिया में। और यकीनन आप डिजर्विंग है। आई थिंक कोई भी जब तक आप उस मुकाम पे नहीं पहुंचते, आप डिजर्विंग नहीं होते तो चीज़ें आप तक नहीं आती, लेकिन आप डिजर्विंग हैं। और इसी वजह से माशाल्लाह कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन हमारी पूरी सिटी 41 की टीम की तरफ से। और हम बहुत ही हम्बल्ड हैं, और आप खुद आई थिंक बहुत हम्बल है, इसी वजह से जो है ना वो ले भी नहीं रहे कि हाँ अच्छा मैंने किया है। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है जनाब इनकी, और उतने ही डाउन टू अर्थ पर्सन। लेकिन हनान, इससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू करें, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। योगी नईम हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। तो योगी साहब ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो योगा करते तो हैं, लेकिन योगी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सर योगी बनने के लिए जो है वो प्योर होना पड़ता है। आपको नियतन आपको प्योर होना पड़ता है, मुख्तलिफ चीज़ों को दिखावा ख़त्म करना पड़ता है। योगी जो है वो कभी भी दिखावे की तरफ नहीं होगा, और योगी जो होगा वो कभी भी इस तरह की काम नहीं करेगा जिससे सिर्फ अपनी प्रमोशन उसकी हो और अपने ज़ात के लिए करे। वो अपने योग को प्रमोट करेगा। वो जब भी बात करेगा योग की बात करेगा, तो वो योगी है। कभी भी योगी जो है वो चीटर नहीं हो सकता, योगी जो है वो झूठा नहीं हो सकता, योगी जो है वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, योगी कभी लेग पुलर नहीं हो सकता। यानी कि सिर्फ योगा करना ज़रूरी नहीं है, अपनी पर्सनालिटी के अंदर और अपनी डेली रूटीन के अंदर बहुत सारी अपनी आदत को भी बदलना पड़ता है, पॉजिटिविटी की तरफ आना। योग की जो पहली 2 क्लासेज है ना, 8 क्लासेज हैं योग में, पहली 2 क्लासेज वो सारी की सारी वो आपको असूल बताती है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। तीसरे नंबर पे जाके एक्सरसाइज आती है। 2 क्लासेस जो पढ़ाई जाती हैं उसमें सिर्फ इंसान बनाया जाता है,
कि अगर आपने ये चीज़ें करनी हैं तो फिर जाके आप पोस्चर कर सकेंगे, क्योंकि पोस्चर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी योग यूँ मानता है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जो फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपके ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप दिल में बुग़्ज़ रखते हैं किसी के लिए, आप लेग पुलर हैं, आप हवस का शिकार हैं, आप 2 को 4 करने के चक्कर में लग गए हैं, तो फिर आप कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, आपकी बॉडी स्टिफ होगी। और मेडिकली इसका यूँ समझ में आया कि आपके नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाते हैं, नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है, जब आप ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग आपके नर्व्स को प्रेशर देती है। बच्चा कोई योगा नहीं करता, वो कितना फ्लेक्सिबल होता है, वो खाली ज़हन होता है। लेकिन उसके ज़हन में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं है, उसके ज़हन में किसी के लिए कोई लेग पुलिंग नहीं करने का शौक, टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक खाली जहन के साथ है। आप जहनी तौर पर कितने खाली हैं, आप पॉजिटिव कितने हैं, लोगों के लिए अच्छा कितना सोचते हैं, यही योग है। यानी कि राइट मेंटल स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमिज्म के हवाले से बात करें तो किस तरह से अपने आप को और पॉजिटिव रखा जा सकता है चीज़ों को लेकर? पॉजिटिविटी के लिए लाजमी सी बात है कि आपको एनवायरनमेंट का जो है ना वो चूज़ करना, आपके लिए मुंतखब करना अहम है, क्योंकि कोई भी एनवायरनमेंट जो है वो आपके ऊपर इफेक्ट करता है। योग के मुताबिक योग ये कहता है कि जब इंसान एक्सेल करता है तो अपनी थॉट्स के 10% सेल्स एक्सेल करता है। अब जैसे लोग सोचने वाले होंगे, आप ज़्यादा वक्त जिन चीज़ों में गुजारेंगे, जिन लोगों के साथ गुजारेंगे, आपकी थॉट का लेवल वो बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बैठक अच्छी चूज़ करें, जिनके साथ बैठें, दोस्तों का आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठना शुरू कर देते हैं तो आपकी थॉट्स कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। सोहबत का असर इंसान की शख्सियत पे लाजमी तौर पर? सर लाजमी तौर पर। मैं बता रहा हूँ कि योग कहता है कि एक्सेल जब करते हैं तो आपके थॉट्स के सेल्स निकलते हैं और आप वही इनहेल कर रहे होते हैं, और यही हिप्नोटिज्म है। और ये सीखना पड़ता है कि आप दूसरे की थॉट को ले लें। जिस तरह आप मोबाइल से मैसेज करते हैं वो भी वेव्स के जरिए पहुँचता है ना, तो ये सदियों से चलता आ रहा है मैसेज। जिनको हिप्नोटिज्म आता है, टेलीपैथी आती है, वो मैसेजेस करते रहते हैं। और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि मौजूदा दौर की अगर बात करें तो फैट को रिलीज करने के लिए बॉडी से कौन से योगा की एक्सरसाइज है जो कि इंसान को? थायराइड ग्लैंड्स की वजह से जो है वो बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगर आप हाइपोथायराइड ग्लैंड्स के तरफ चले जाते हैं तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। हाइपर हो जाए ग्लैंड्स तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। कहते हैं कुछ खाता है लगता ही नहीं है, और जो हाइपो होते हैं वो कुछ भी पानी भी पी ले तो लग जाता है। तो ग्लैंड्स के लिए जो है वो एक मुद्रा बताना चाहूँगा। अगर आप ग्लैंड्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान मुद्रा है, और अगर वो कर लिया जाए तो उससे जो है वो आपके ग्लैंड्स बेहतर हो जाएंगे, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट हैंड के अंगूठे को ऐसे 4 उंगलियों पे रखें और हल्का सा बंद कर लें, पंच को जोर नहीं लगाना, और लेफ्ट हैंड की दरमियान की 2 उंगलियां राइट थंब के साथ टच कर लें, जोर नहीं लगाना, और हल्का सा पकड़े रखें। इसको कम से कम 15 मिनट एक वक्त में बनाए रखें, और बैठ के या लेट के बनाएं, कम से कम 15 मिनट, और मैक्सिमम आप 45 मिनट्स बना सकते हैं। और इसको 2-3 हिस्सों में भी कर सकते हैं। 15-15 मिनट के 3 हिस्से कर लें तो 45 मिनट्स 24 आवर्स में हो जाएंगे। ये बहुत बेहतरीन है ग्लैंड्स को बैलेंस करने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। ये बल्कि ख़वातीन के लिए बहुत अहम है, जिनके चेहरे पे बाल निकलना शुरू हो गए हैं, ये बालों को रोकता है। अच्छा, हेयर ग्रोथ के लिए भी यानी कि ये अच्छा है। ये ना हो कि मर्द करना शुरू हुए उनके भी बाल रुक जाए? नहीं सर, ख़वातीन के लिए। अच्छा, ख़वातीन तो ये बहुत ही आसान है। तो अगर ग्लैंड्स आपके बैलेंस हो जाते हैं तो आपका वेट भी बैलेंस होना शुरू हो जाता है। फिर आप समझते हैं जिसको आप माशाल्लाह पढ़े लिखे इसमें हुए हैं बायोलॉजी में, तो उसमें आप मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। बिल्कुल। ग्लैंड्स फातिमा, अगर ख़ास तौर पे बात की जाए, जिनकी बात ये ग्लैंड्स की कर रहे थे, हार्मोन जो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं वो उन ग्लैंड से ही होते हैं, और हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से ख़वातीन का मुकम्मल निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इवन इनफर्टिलिटी भी कॉज होती है। तो उसकी वजह से चाह रहा था जी, तो उसकी वजह से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को बैलेंस्ड रखें तो उसके लिए आपको अपने ग्लैंड्स जो हैं उनको हेल्दी रखना होगा। और ग्लैंड्स को हेल्दी रखने के लिए योगा क्या कहता है, किस तरह से कौन सी एक्सरसाइज है जो करनी चाहिए, योगी नहीं बता रहे जी। तो ग्लैंड्स को बैलेंस करने के लिए एक और पोज है, उसका नाम है फिश पोज। तो फिश पोज मैट पे करना तो ज़रा कम आसान है। तो वही बात जो मुझे अवार्ड मिला, मैं उसी वाले से फिर मॉडर्न करूंगा योग को, फिश पोज को मॉडर्न करूंगा, आसानी से किया जा सके, चेयर पे बैठे किया जा सके। तो अपने सीने को ऊपर उठाते हुए ऊपर देखिए, और नीचे के जॉ ऊपर खींचने हैं, ऊपर वाले जॉ से। यहाँ स्ट्रेच आना चाहिए, प्रेशर आना चाहिए। अब जो फायदा फिश पोज का होगा
वो यहाँ बैठे भी हो सकता है। ये जिद्दत है मेरी। जी। उसमें मैट पे ये लेट के करना बहुत कम आसान है। उसमें फिर ये होता है कि आपने ये हिस्सा ज़मीन पे टच करना है लेट के और चेस्ट को ऊपर उठा लेना है। इसमें हर कोई नहीं कर सकता, तो इस तरह बैठे बैठे तो हर कोई कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के डिस्क बल्ज भी होता है और रीढ़ की हड्डी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी होती हैं, उसकी वजह से शाटिका पेन और इस जैसी दीगर पेन्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम के ब्रेकडाउन या शटडाउन होने की वजह से या फिर उसके कंप्रेस होने की वजह से सामना करना पड़ता है। उसके हवाले से योगा क्या कहते हैं? उसके लिए मर्जरे आसन बहुत ज़बरदस्त आसन है, जिसको कैट पोज भी कहते हैं। कैट पोज आपने देखा होगा, जो बिल्ली है उसकी कमर में कितनी लचक होती है और वो सुबह उठ के कितना स्ट्रेच करती है उसको। और वैसे भी जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी आप बर्ड्स हैं, आप उनको देखें सुबह उठ के पहले स्ट्रेचिंग करते हैं। परिंदे अपने पर खींच रहे होते हैं और जो एनिमल्स हैं वो अपने आप की टांगे कभी स्ट्रेच कर रहे होते हैं, कभी कुछ, फिर वो अपनी रूटीन शुरू करते हैं। तो हम जो है वो सुबह उठते ही बस काम पे निकलने की होती है और बस जल्दी होती है, नाश्ता किया और निकल गए। तो सुबह आप बेड पे लेटे लेटे सिर्फ अपनी लेग्स को एक एक करके सिंगल फोल्ड कर लिया करें 2-3 दफ़ा और दोनों इकट्ठी फोल्ड कर लिया करें। ये करने के बाद फिर आप बैठें और एक कैट पोज है वो मैं बैठ के करूँगा और बैठ के करना ज़्यादा ईजी है। कैट पोज मैं वही उससे हट रहा हूँ, ट्रेडिशनल योग से हट रहा हूँ। उसमें यह कि आप अपने ऐसे घुटनों को पकड़ लें और कमर को सीधा करने की कोशिश करें, ऊपर देखें और फिर कमर को पीछे गोल करें। ये कितनी बार करना? ये अगर 5-6 दफ़ा आप करेंगे ना तो आपको फौरन अपनी कमर में सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा, जैसे चैनल्स खुल जाते हैं। क्योंकि ये आपकी जो वर्टिब्रास है ना, उनकी जो स्पेस है वहां से तो निकल रहे हैं नर्व्स। आपकी जितनी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है वो आपके वहीं से वर्टिब्रास से निकलते हैं, जिसे हराम मगज भी कहा जाता है। जी। अगर माइग्रेन्स के हवाले से बात करें तो कोई ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे माइग्रेन्स, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, वो कम कर सकते हो या अवॉइड कर सकते हो, या अगर हो रहा हो तो उसका कुछ रिलीफ कर सकते हो? बहुत आसान है। एक मुद्रा है जी। ये दरमियान रिंग फिंगर को फोल्ड करने और पहली 2 उंगलियां महाशीर्ष मुद्रा, सिर्फ टच करना है, जोर नहीं लगाना। छोटी उंगली अलग कर लें, तो इसको बनाए रखें आप। एक हाथ से भी बना सकते हैं, दोनों से भी बना सकते हैं, कम से कम 10-15 मिनट। यानी कि माइग्रेन्स जिन लोगों को होती है, करने से फौरन ठीक हो जाएगा। फौरन ठीक हो जाएगा। फौरन ठीक हो जाएगा। और कितनी देर इसको करना? 15 मिनट। 15 मिनट। जी। बस यूं बना लें, दरमियान की उंगली को फोल्ड कर लें और साइड की 2 उंगलियां बराबर टच कर लें। और माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है ना, वो आपका ना आए, प्रिकॉशंस के तौर पर आपको क्या करना है? अगर आप इसके पेशेंट हैं, आप कहते हैं मुझे माइग्रेन होता है तो मैं इससे बचना चाहता हूं, उसके लिए आपको हमेशा झुकने के पोजेस करने हैं। सर को नीचे लटका देना है, सर को नीचे लटका देना है ताकि ब्लड फ्लो आपके बेहतर हो गर्दन की तरफ। ऐसे बैठे बैठे भी लटका सकते हैं। और इसीलिए नमाज के तरीक़ाकार को भी बड़ा सराहा जाता है कि जब आप सजदे में जाते हैं तो काफ़ी हद तक आपका ब्लड फ्लो जो है वो ब्रेन की तरफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर देखा जाए हम स्ट्रेट खड़े होते हैं और हमारा ब्लड फ्लो तब ज़्यादा होता है जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं। तो ये झुकने के पोजेस, लेकिन सर दर्द हो फिर नहीं करना, इसकी एहतियात है। अगर आपको माइग्रेन है और आप ये पोजेस कर लेंगे तो बढ़ जाएगा, तब आपने नहीं करना। आम रूटीन में आप चाहते हैं कि ये ना हो तो आप झुकने के पोजेस करें। और एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा, अगर फौरी आप दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं, सर दर्द को, तो ये जो हड्डी है नाक की, आंखों के अंदर से इसको हड्डी की तरफ प्रेस करें, नाक की तरफ। आई एम श्योर ऐसे और बहुत सारे टेक्निक्स होंगे जो कि हम योगी नईम से ऑफ कोर्स पता करेंगे, ताकि डिफरेंट तरह की चीज़ों से अपनी फिटनेस और अपनी जो हेल्थ है उसका ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सके। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। योगी नईम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। योगी, ये बताइएगा कि कलर्स का हमारे मूड के साथ कितना अमल दखल है? अगर कोई शख्स कपड़े पहनता है या खुश कपड़े ऐसे पहने हो जिसे देख के खिले खिले रंग हो, खुशी महसूस हो, दूसरे की पर्सनैलिटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और आपकी पर्सनैलिटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है?
ये सर कलर्स जितने भी हैं इनका इफेक्ट बॉडी पे भी आता है, और कलर्स जिस तरह के कलर्स के आप फूड लेंगे उसका इफेक्ट आपके इंटरनल सिस्टम पे भी आता है। इसको फूड थेरेपी कहते हैं, कलर थेरेपी कहते हैं। कलर थेरेपी जो है इसमें फिर आपको जब अगर आप बहुत हाइपर हो रहे हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आपको डार्क कलर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ना पहननी चाहिए। आपको लाइट कलर और लाइट कलर वाली चीज़ें खानी चाहिए। जितनी लाइट कलर की चीज़ें खाएंगे और लाइट कलर पहनेंगे तो उससे आपको जो है वो कूल माइंड रहेंगे। और आप ज़्यादा जब डार्क चीज़ों को देखेंगे, डार्क, जैसे अक्सर लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं वो सख्त गर्मी में धूप में बाहर निकले तो उनका बीपी और शूट कर जाता है। शिद्दत हो, जिन कलर्स में शिद्दत होगी वो आपके मूड पे इफेक्ट करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप एनर्जेटिक होना चाहते हैं, आपका बीपी का इशू नहीं है और आप ये चाहते हैं कि आप एनर्जेटिक रहें, तो फिर आप रेड कलर इस्तेमाल करें। और रात को सोते हुए बिल्कुल रेड कलर इस्तेमाल नहीं करना। सही। उससे क्या होगा? उससे नींद नहीं आएगी, आप सो तो जाएंगे लेकिन आप डीप स्लीप तक पहुंच नहीं पाएंगे। सही। और योगी नेम, आपसे मेरे ख्याल है काफ़ी पहले एक दफ़ा मेरा डिस्कशन हुआ था कि आपने अपना जो हेड कवर किया होता है उस हवाले से, और बिकॉज गर्मी का मौसम भी आ गया, तो इस हवाले से मैं चाहती हूँ आप ब्रीफली अगर बात करें। देखें, इंसान नर्वस सिस्टम जो है ना, सेंसिटिव नर्व्स, जी, जैसे योग ये कहता है कि खुले कपड़े पहने। इंसान जैसे तंग कपड़े पहनता है तो पूरी बॉडी के सेंसिटिव नर्व्स दिमाग को बिजी कर लेते हैं, आपके दिमाग की फोर्स कम हो जाती है जी, और आप ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं और बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है। स्टिफनेस की एक ये भी वजह है टाइट कपड़े पहनना। खुले कपड़े पहनने से आप फ्लेक्सिबल रहते हैं। और जो योग है वो कहता है कि आप ज़्यादा अपने यहाँ पे रहें, दिमाग के अंदर रहें, इसलिए ये थोड़ा सा टाइट कपड़ा होता है और अपने ब्रेन को कवर किया होता है ताकि हमारी जो सेंसिटिव नर्व्स हैं ज़्यादा दिमाग की एक्टिव हों, अपने दिमाग के साथ अटैच रहें बॉडी। इस वजह से हम ये पहनते हैं। और जो इसकी वजह ये है इसको यहाँ तक रखने की, ये योग के मुताबिक एक चक्रा है थर्ड आई का, जी, ठीक है, छठा चक्रा उसको कहते हैं, छठी एनर्जी है उसको। सिक्स सेंस नहीं कहेंगे, सॉरी, सिक्स सेंस नहीं इसको कह सकते, ये चक्रा है, ठीक है। और इसके ज़रिए से ही नेगेटिविटी अंदर जाती है। जी, जैसे हम सजदा करते हैं तो कहते हैं इसको खाली होना ज़रूरी है। यहाँ पे कपड़ा अगर होगा, आपने कैप पहनी हुई है, यहाँ आपने देखा होगा जो अमामा बांधते हैं, यहाँ से खाली होता है, माथा यहाँ से खाली होता है और इसको मट्टी पे लगना ज़रूरी है। आप सजदा करते हैं, आप ज़मीन के साथ टच करते हैं तो फिर आपके कनेक्शन हो जाते हैं आप मट्टी के साथ। जैसे जिन लोगों को करंट लगता है, पिछले दिनों में प्रॉब्लम था कि जैसे किसी को छूते तो करंट लगता था, तो उसमें ग्रेविटी का इशू होता है, अगर वो सजदा करना शुरू कर दें तो वो करंट लगना ख़त्म हो जाता है। तो योग ये कहता है कि यहाँ से ही एनर्जीज दाखिल होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव यहीं से दाखिल होती हैं, तो हम इसको कवर रखते हैं। अगर सजदा नहीं हो सकता है इसके यहाँ पे कपड़ा होने से, तो नेगेटिव एनर्जी भी अंदर दाखिल नहीं हो सकती। अच्छा, बालों के हवाले से मैं लाजमी तौर पे पूछना चाहूँगा, ऐसे लोग जिनके बाल बहुत टूटते हैं वो क्या करें? खाना टाइम पे खाएं, खाने के टाइम टेबल सेट करें, मतलब जब भूख लगे तो खाएं। ये नहीं कि 12 बजे मैं रोज़ खाता हूँ, मैंने 12 बजे खाना है, अंदर जगह भी ना हो। 2 टाइम फाका भी करना पड़े तो कर लें, आपका जिस्म मांगे तो खाएं, टाइम से मुराद ये। यानी एक्सेसिव ईटिंग की वजह से हेयर फॉल होती है। बिल्कुल। और जो एक्सेसिव ईटिंग नहीं करते उनकी भी हो रही होगा। रोकने के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए ये नाखून को रगड़ा करें आपस में। नाखून के और आपके बालों के सेल्स एक हैं, आप माशाल्लाह इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। नाखून और बाल, बिल्कुल, ये प्रोटीन होता है और प्रोटीन, बाल भी आपके प्रोटीन है फातिमा, और जो नेल्स होते हैं ये भी प्रोटीन होता है, तो लेकिन जब बढ़ जाएं तो काटना पड़ता है उनको, तो ये नाखून रख लें। और अगर किसी के तीत कमज़ोर हैं, दांत कमज़ोर हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? पहले पोर ऐसे दबाना शुरू कर दें, 10 की 10 उंगलियां पहले पोर दबाना शुरू कर दें, इससे दांतों का दर्द फौरन रुक जाता है 5 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन इसका क्या लॉजिक है कि ये कैसे प्रेशर पॉइंट है, प्रेशर के मुताबिक जो है ना, ये आपके जो पहले पोर हैं ये सारे फेस हैं, फेस जी, उंगलियों के फेस, आपका चेहरे के प्रेशर पॉइंट सारे इसके अंदर। और अगर किसी की नज़र कमज़ोर है तो उसको क्या करना चाहिए? योग क्या कहता है उसका? एक तो मुद्रा है, उसको प्राण मुद्रा कहते हैं, साइड की 2 उंगलियां मिला लें और विक्ट्री का निशान बनाएं, ये बनाए रखें कम से कम 10 मिनट। और एक प्रेशर पॉइंट है, जैसे मैंने बताया कि ये फेस है, तो आंखें फेस के ऊपर हैं, तो इसके ऊपर आप ऑयल लगा लें, कोई भी ऐसे पकड़ लें और यूं ऐसे रगड़ते रहा करें,
ऑयल लगा लें या लोशन लगा लें, या वैसे भी आप इसको रगड़ सकते हैं, तो हल्का हल्का मसाज करते रहा करें। अच्छा, स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए मतलब कोई शख्स अगर चल रहा हो, उसे सांस बहुत जल्दी चढ़ जाता हो, सीढ़ियाँ थोड़ी सी चढ़ी हो सांस चढ़ जाता हो, और आजकल तो वैसे भी जो लोग कोविड से रिकवर किए हैं उनको तो सांस का बहुत प्रॉब्लम है, वो अपनी ऑक्सीजन की अमाउंट बॉडी में पूरी करने के लिए या फिर ऑक्सीजन से हट के भी उनको सांस चढ़ने का जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई भी बर्तन खाली होगा तो उसके अंदर आप कुछ डाल सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कार्बन नहीं निकालते, ऑक्सीजन भरना चाहते हैं। जब भी आप देखेंगे तो डीप ब्रीदिंग कराई जाती है तो कहते हैं सांस लें, ये सबसे बड़ी गलती है। हमेशा अगर आपने सांस को लंबा करना है और स्टेमिना बेहतर करना है, आप चाहते हैं कि आपके लंग्स बेहतर काम करें, तो सांस को निकालें, अगली सांस खुद ब खुद आएगी। खाली करें। सांस लेनी ना पड़े और लंबी आएगी सांस। और अगर आप सांस निकाल के थोड़ी देर रुकना शुरू हो जाएं, जितना रुक सकते हैं, उससे आपको फिर दोबारा आप फील कीजिएगा सांस फौरन ऑटोमेटिकली आपकी ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा और आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो सांस को हमेशा निकालने की प्रैक्टिस करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका स्टेमिना बेहतर हो तो आपने कभी भी सांस लेने की प्रैक्टिस नहीं करनी, सांस लंबा करने की प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि अंदर आपके कार्बन है वो निकालते नहीं है, तो कार्बन को निकालिए। और कंसंट्रेशन के हवाले से अगर बात करें तो कंसंट्रेशन बेटर करने के लिए कोई अगर एक्सरसाइजेस हो जो बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन हम बेस को छोड़ के डायरेक्ट कंसंट्रेशन करते हैं, इसलिए कंसंट्रेट कर नहीं पाते। बेस ये है कि जहां आप मौजूद हो वहां पे चीज़ों को देखा करें, शुरू आप इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा। आप कभी अपने करीब की चीज़ें नहीं देखती, ना ही मैं देखता हूँ ना आप देखते हैं, कोई भी नहीं देखता अपने करीब की अपने चीज़ें इर्द गिर्द की जो चीज़ है। आप अपने कपड़ों को देखें, अपने कलर्स को देखें, आप जैसे आपने जो पहना है मैं उसको देखूं, तो इससे आप अटैच भी होंगे और आप प्रेजेंट हो जाएंगे, कनेक्ट होंगे आप चीज़ों के साथ, प्रेजेंट हो जाएंगे। प्रेजेंट होने के लिए बेहतरीन, अगर कभी नींद ना आ रही हो तो अपने रूम में जितनी चीज़ें उनको देखना शुरू कर दें, देखते देखते आपको नींद आ जाएगी। यानी कि जो आप अगर सोच में गुम है तो वो आप वापस इन द मोमेंट आ जाएंगे। कमरे में लगी टाइलों को गिन लें, चीजों को काउंट करना शुरू कर दें, बुक्स रैक में सीलिंग पे कितनी पड़ी है, लाइट्स गिनना शुरू कर दें, लेकिन चेंज आएगा ना। माइंड डाइवर्ट करने की बात है ना यहाँ पे। जी जी। आप माइंड डाइवर्ट तब भी होगा जब किसी चीज और में ध्यान लगाएंगे, लेकिन जो टेंशन्स दिन भर की चल रही होंगी, कारोबार की, मुलाजमत की और दीगर प्रॉब्लम चल रही होंगी, तो वो जब माइंड में होगी मेरा ख्याल तब तो नींद आपको तब नींद नहीं आएगी, हालत हाजरा में आना है। और अगर हम बात करें आपको आइडिया होगा फ़ोन आजकल हर कोई यूज़ करता है और ज़्यादातर वक्त हमारा सेल फोन्स पे गुजरता है, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप यूज़ कर रहे हो तो आपका बाजू टोटली थक चुका होता है और स्टिफ हो चुका होता है और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है। कोई ऐसी एक्सरसाइजेज जो मतलब शोल्डर पेन और आर्म्स के लिए? बहुत आसान है, ऐसे अंगूठे को पकड़ लें, बाजू सीधे कर लें, शोल्डर लेवल पे लेके आएं और बाजू सीधे रखते हुए रिस्ट मूव करें। कोशिश करेंगे ऐसे टच और फिर एंटी क्लॉक करें। ये पूरे बाजू की एक्सरसाइज। और शोल्डर पेन के लिए भी? शोल्डर पेन के लिए फिर आप यूँ कर सकते हैं कि इसको स्ट्रेच करेंगे, एल्बो को पीछे ले जाएं, बहुत आसानी से। जितना शुरू में अगर यहाँ तक आता है तो दूसरे हाथ से आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना शुरू करें, फिर आपकी ये एल्बो सर के पीछे चला जाए, इससे पूरे शोल्डर रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया योगी नईम साहब आज के शो में आने के लिए, आपने बड़े जबरदस्त और मुफीद मशवरे जो है हमें दिए। और एक दफा फिर कांग्रेचुलेशंस, फादर ऑफ मॉडर्न योगा जो है वो बन तो गए। इसी के साथ फातिमा चलते हैं जनाब और अपनी ऑडियंस से इजाजत लेते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।